आज हमने जो चीजें डिस्कस करनी है वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको। उनमें पहला टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स। फिर हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर हम देखेंगे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। फिर हम ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग के ऊपर भी बात करेंगे और आखिर पे हम देखेंगे कि कंप्यूटर की फर्दर कितनी हमारे पास टाइप्स होती हैं एक नेटवर्क के अंदर। हम बात करेंगे टर्मिनल कंप्यूटर के ऊपर भी और सर्वर कंप्यूटर के ऊपर भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। डेफिनेशन स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही है। कंप्यूटर नेटवर्क और इंफॉर्मेशन नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 2 or more computers that are connected together to share information and resources. Basically हम कंप्यूटर नेटवर्क या इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की बात उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों ताकि वो फर्दर डेटा या इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को शेयर कर सकें। अब हम इसमें देखते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसी होती है और डेटा जो प्रोसेस करने के बाद हम सेंड करते हैं वो किस फॉर्मेट के अंदर होता है। अगर हम कोई भी इमेज, वीडियो कंटेंट्स या इस तरह का कोई भी डेटा जो एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं हम इसे सिंपली इंफॉर्मेशन के मानों में कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिसोर्सेज की तो रिसोर्सेज बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कुछ हार्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, कुछ सॉफ्ट फॉर्म के अंदर होते हैं। हार्ड फॉर्म या सॉफ्ट फॉर्म में जो रिसोर्सेज होते हैं उनमें प्रिंटर, उनमें फाइल्स, उनमें फोल्डर्स या इस तरह की चीजें शामिल होती हैं। हम इनको जब कैटेगराइज करते हैं हार्ड फॉर्म और सॉफ्ट फॉर्म के अंदर तो जो फाइल्स, फोल्डर्स या सॉफ्टवेयर हम शेयर कर रहे होते हैं हम इन्हें सॉफ्ट फॉर्म के अंदर रिसोर्सेज कंसीडर करते हैं और जो डिवाइसेस होती हैं लाइक प्रिंटर, हार्ड डिस्क हम इन्हें हार्ड फॉर्म के रिसोर्सेज के साथ कंसीडर करते हैं। हमेशा याद रखिएगा रिसोर्सेज के जरिए से आमतौर पे हम डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बेनिफिट्स के साथ। नेटवर्क्स बेसिकली डेटा को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये डेटा मुख्तलिफ साइट्स या मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़ा हो सकता है या बाज़ औक़ात ये एक ही जगह पे पड़ा हो सकता है। नेटवर्क के जरिए से हम बेसिकली डिफरेंट डिवाइसेस को भी शेयर कर सकते हैं। जैसे बैंक की मैं मिसाल देता हूं, बैंक में अगर एक ही प्रिंटर पड़ा हुआ है तो नेटवर्किंग के जरिए से हम प्रिंटर को मल्टीपल साइट्स के ऊपर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हार्ड डिस्क है, हम उसे भी शेयर कर सकते हैं। एंड कंप्यूटिंग इस मकसद के लिए सबसे फॉर्मल वे है। नेटवर्क्स बेसिकली डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये डेटा वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेट किया जाता है। हम इसे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर भी सेंड कर सकते हैं और हम इसे चाहें तो हम इसे ग्लोबली भी सेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की इन्वायरमेंट है ये क्या होती है। सबसे पहले शुरू करेंगे इसके अल्फाज के साथ। ये बेसिकली 2 मुख्तलिफ तरह के अल्फाज के साथ मिलके बना हुआ है, वर्क और ग्रुप। वर्क अगर सिंपली मानो में इसे ट्रांसलेट किया जाए तो काम, और ग्रुप जहां पे एक से ज्यादा चीजें या एक से ज्यादा अफराद मौजूद होते हैं। सो सिंपली इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस वर्किंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टास्क बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। हम बेसिकली एक ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहां पे एक से ज्यादा अफराद मुख्तलिफ तरह का काम एक ही वक्त में बैठ के कर रहे हों हम इसे वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के नाम से कंसीडर करते हैं। याद रहे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंदर अफराद का डिसिप्लिन जहां पे वो काम कर रहे होते हैं वो एक जैसा भी हो सकता है, मतलब उनके काम की नोयत एक जैसी भी हो सकती है और बाज़ औक़ात वो काम की नोयत मुख्तलिफ भी हो सकती है। वो आपस में इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज या मल्टीपल थिंग्स वो शेयर कर रहे होते हैं। ये एक मीटिंग की इन्वायरमेंट होती है जहां पे आमतौर पे बाज़ औक़ात सिस्टम्स को इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ औक़ात सिर्फ इंफॉर्मेशंस को ही शेयर किया जाता है। अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर शेयर किया जाता है हम इसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी का नाम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी है। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत से अफराद एक ही वक्त में मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे होते हैं तो हम इसे कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग के नाम से भी कंसीडर करते हैं। इसमें स्क्रीन के ऊपर आपको मिसाल नजर आ रही है, वहां से आप आसानी इस चीज को समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग की। जब हम वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं तो हमें कम से कम एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है जो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के ऑपरेशंस को बेहतर तरीके से मैनिपुलेट कर सके।
बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए से हम बाजुकात एक ही इन्वायरमेंट में और बाजुकात मल्टीपल इन्वायरमेंट्स के अंदर डेटा को कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। हम इस सॉफ्टवेयर को ग्रुपवेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। According to the definition, it is a software used for the work group computing. It is used on a computer network, and the researchers can use it to share information about different projects online. हम एक ही वक्त में मल्टीपल इंफॉर्मेशंस को एक ही साइट या मल्टीपल साइट से मुराद यहाँ पे प्लेस या लोकेशन है। सो एक ही साइट या मल्टीपल साइट्स के ऊपर हम इंफॉर्मेशंस को सेंड कर रहे होते हैं। अब सपोज करें कंपनी है जिसका हेड ऑफिस वो पाकिस्तान में है और उसके जो सब ऑफिसेज हैं वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं या ग्लोबली वो वर्ल्ड के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हैं। तो वहां पे जो रिसर्चर्स बैठे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं फिर उन्हें आगे फर्दर आपस में कोलैबोरेट करते हैं, तो उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके जरिए से वो फर्दर कम्युनिकेशन करेंगे, एंड दैट प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज ग्रुपवेयर कंप्यूटिंग। हम जब भी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमें सबसे अहम जो कंपोनेंट या हम सबसे अहम जो टूल यूज करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर, हम उसे ग्रुपवेयर सॉफ्टवेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वर कंप्यूटर की। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क की एनवायरनमेंट के अंदर आमतौर पे दो तरह के कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं सर्वर कंप्यूटर और दूसरे को हम कहते हैं टर्मिनल और क्लाइंट कंप्यूटर। जो सर्वर कंप्यूटर होते हैं ये बेसिकली इंफॉर्मेशंस को क्लाइंट कंप्यूटर्स तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास होती है। सो दे आर मोर पावरफुल देन द क्लाइंट कंप्यूटर। ये किसी भी नेटवर्क को ऑपरेट करवाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनके अंदर मौजूद होती है और क्लाइंट कंप्यूटर ने इंफॉर्मेशन इनसे एक्सेस करनी होती है ऑन द डिमांड और ऑन द रिक्वायरमेंट्स। सो सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड्स द रिस्पॉन्स टू द क्लाइंट कंप्यूटर ऑन द रिक्वेस्ट। जिस तरह की क्लाइंट कंप्यूटर की रिक्वेस्ट होगी सर्वर कंप्यूटर ने उसी तरह का रिस्पॉन्ड इसको प्रोवाइड करना होता है। सो दिस वन इज द मोर पावरफुल कंप्यूटर देन द क्लाइंट कंप्यूटर एज वेल। इसकी जो शक्ल है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के कंप्यूटर्स की जो है टर्मिनल कंप्यूटर। हर कंप्यूटर जो एक कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है हम उसे टर्मिनल या क्लाइंट या नोड कंप्यूटर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वन इज द एंड कंप्यूटर। हम इसे एंड कंप्यूटर के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इंफॉर्मेशन इज सेंट टुवर्ड्स द टर्मिनल कंप्यूटर फ्रॉम द सर्वर साइड। इंफॉर्मेशन जो सर्वर ने पहुंचानी होती है वो क्लाइंट कंप्यूटर या टर्मिनल कंप्यूटर तक पहुंचानी होती है। ये इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करके सर्वर कंप्यूटर से हासिल करता है और सर्वर कंप्यूटर इसे रिस्पॉन्ड करता है। जिस तरह की इसकी रिक्वेस्ट होती है उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन इस तक सर्वर कंप्यूटर ने पहुंचानी होती है। हम जो पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल फोन्स जो इस्तेमाल करते हैं दीज आर ऑल टर्मिनल कंप्यूटर्स, और जो हम रिक्वेस्ट करते हैं उसके मुताबिक सर्वर हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। लाइक आप मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर कोई भी एड्रेस देते हैं, लाइक आपने लिखा www.google.com, तो गूगल का पेज ओपन करने के लिए जो रिक्वेस्ट आपने की सर्वर उसे रिस्पॉन्ड करता है और गूगल का पेज खुल के आपके डिवाइस की स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ जाता है। एक दफा इस टॉपिक को रीड आउट जरूर करिएगा। जहां से आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के सेकेंड लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स के ऊपर लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था नेटवर्क मॉडल क्या होता है, फिर हमने बात की थी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की, फिर हमने ग्रुपवेयर कंप्यूटिंग की बात की, टर्मिनल कंप्यूटर को देखा था और सर्वर कंप्यूटर के ऊपर हमने बात की थी। आज हम नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, वो कौन से हैं हम इंशाल्लाह इनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले मॉडल के साथ जो हमारे पास नेटवर्क मॉडल अवेलेबल है। हम इस नेटवर्क मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से या डेडिकेटेड मॉडल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं।
एक ऐसी इन्वायरमेंट जहां पे एक या एक से ज्यादा सर्वर कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं और उनके साथ मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, हम इस मॉडल को डेडिकेटेड मॉडल या क्लाइंट सर्वर मॉडल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब याद रहे, हम सिंपली क्लाइंट कंप्यूटर की अगर बात करें तो क्लाइंट कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट जनरेट करनी होती है ताकि वो सर्विसेज हासिल कर सके जो उसे रिक्वायर्ड है, जबकि सर्वर कंप्यूटर ने रिस्पॉन्ड करना होता है जो सर्विसेज क्लाइंट कंप्यूटर ने हासिल करनी होती है। हमें इस मॉडल के अंदर पता होना चाहिए कि जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो एक से ज्यादा होते हैं, जबकि सर्वर कंप्यूटर वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए कि क्लाइंट कंप्यूटर का रोल क्या होता है और सर्वर कंप्यूटर ने कैसे एक्ट करना होता है, हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। हम एक बुक शॉप की बात करते हैं। उस बुक शॉप में मल्टीपल बुक्स अवेलेबल होती हैं और वहां पे मल्टीपल बुक्स हासिल करने के लिए मल्टीपल कस्टमर्स वहां पे आते हैं। सो कस्टमर ने रिक्वेस्ट करनी होती है जो बुक उसे रिक्वायर्ड होती है, और बुक स्टोर में जो शॉपकीपर है उसने रेलिवेंट बुक वो कस्टमर तक पहुंचानी होती है। अब वहां सिर्फ एक ही तर्ज की किताबें मौजूद नहीं होती, ना ही एक ही तर्ज के कस्टमर्स वहां पे एक ही बुक की डिमांड के लिए आते हैं। वहां पे बहुत से कस्टमर्स होते हैं और वहां पे बहुत सी बुक्स अवेलेबल होती हैं जो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। सो जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसी के अकॉर्डिंग सर्वर ने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। चूंकि मल्टीपल क्लाइंट्स मल्टीपल साइट्स या लोकेशंस के ऊपर होते हैं, सो जिस तरह की रिक्वेस्ट होगी उसके मुताबिक सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाएंगी। सिंपली हम कह सकते हैं कि द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर्वर कंप्यूटर इज टू कंट्रोल द होल नेटवर्क। मुकम्मल नेटवर्क को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सर्वर कंप्यूटर के पास होती है। जो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं इन्होंने रिक्वेस्ट करनी होती है सर्विसेज के लिए, और जो सर्विसेज इनको चाहिए होती हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने रिक्वेस्ट करनी होती है, और जो रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती है सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करता है, और वैसी ही इंफॉर्मेशन जैसी उसको चाहिए होती है सर्वर ने प्रोवाइड करनी होती है। मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में मिसाल दी थी, आप अपने कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लिखते हैं www.google.com। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल है तो गूगल का पेज वो आप तक पहुंच जाता है, बिकॉज सर्वर आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है और आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। जाहिर है जब हम नेटवर्किंग के अंदर देखेंगे तो चूंकि हमारे पास सर्वर एक या मल्टीपल साइट्स के ऊपर पड़े होते हैं, बाजू का दो या दो से ज्यादा होते हैं, सो जो ट्रैफिक है उसमें रिड्यूस हो जाती है। मैं बुक शॉप ही की मिसाल देता हूं। अगर बुक शॉप के अंदर एक से ज्यादा अफराद मौजूद हैं जो कस्टमर्स को डील कर रहे हैं तो आसानी सारे कस्टमर्स जो वहां पे आते हैं उनको डील किया जा सकता है। इसके नतीजे में जो ट्रैफिक का रेट है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे इसमें फास्टर रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करने की ऑप्शन अवेलेबल होती है। चूंकि ये एक पावरफुल कंप्यूटर होता है सो ये मल्टीपल रिस्पॉन्सेस प्रोवाइड करता है ऑन द रिक्वेस्ट। डिसएडवांटेज ये है कि ये एक एक्सपेंसिव मॉडल है, क्योंकि सर्वर कंप्यूटर सस्ते नहीं होते, आम कंप्यूटर से वो 20 गुना महंगे होते हैं। इसमें एक और नुकसान जो हमें देखने को मिलता है, अगर सर्वर वो खराब हो जाता है या वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसके नतीजे में जो सर्विसेज होती हैं वो सारी की सारी पेंडिंग हो जाती हैं या सर्विसेज टर्मिनेट हो जाती हैं। सो द ऑपरेशन स्टॉप्स ऑल ओवर द नेटवर्क इफ सर्वर गोज डाउन। सर्वर अगर खराब हो गया या सर्वर डाउन हो गया उसके नतीजे में सारे के सारे ऑपरेशंस वो सस्पेंड हो जाएंगे। अब हम दूसरी तरह के मॉडल की बात करते हैं जो नॉर्मली नेटवर्क मॉडल के तौर पे कंसीडर किया जाता है। हम उसे कहते हैं पीयर टू पीयर मॉडल। पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर हमारे पास सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं। देयर इज नो सर्वर कंप्यूटर टू कंट्रोल द नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। हम बेसिकली इस मॉडल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट कंप्यूटर्स के जरिए से डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और डेटा को हैंडल करते हैं। मैं इसकी सिंपल मिसाल आपके सामने रखता हूं। अगर हम बात करें एक क्लासरूम की जहां पे एक टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है और वो क्लास छोड़ के बाहर चला जाता है
तो क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बातचीत करना शुरू कर देंगे। और याद रहे यहाँ पे आमतौर पे जो नियरेस्ट डिवाइसेस होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं। सिर्फ समझाने के लिए मैंने इस मिसाल का सहारा लिया है ताकि आपको बात आसानी से समझ आ जाए। सो स्टूडेंट्स ने आपस में बातचीत शुरू कर दी, तो दैट टाइप ऑफ मॉडल इज कॉल्ड एज पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें सर्वर रोल प्ले नहीं करता। Each computer in this network can have access to the devices and files on the other computers. हर फाइल को इक्वल एक्सेस हासिल होती है कि वो दूसरे किसी भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन हासिल करने के बाद उन फाइल्स को, प्रोग्राम्स को या डेटा को हासिल कर सकता है। अब इस मॉडल की अगर हम बात करें तो इस मॉडल में भी हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। ये मॉडल, अगर एडवांटेजेस की बात की जाए, इसको सेटअप करना, इसको मेंटेन करना ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ कंप्यूटर्स लोकल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं या सिंपली उनका जो स्टेटस है वो एक जैसा होता है, इसलिए आमतौर पे इसको कॉन्फ़िगर करना ये आसान होता है। इसमें एक्सपेंसिव सर्वर्स की जरूरत नहीं होती, सो क्लाइंट कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंगेज होता है। नुकसान इसका क्या है, जब आपने हैवी यूज इसका करना है तो इसमें स्पीड हमेशा स्लो हो जाती है, क्योंकि इसमें सर्वर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता। सो सर्वर कंप्यूटर चूंकि मोर पावरफुल होता है, इसलिए वो नेटवर्क ट्रैफिक को बेहतर तौर पे मैनेज कर सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे सर्वर कंप्यूटर अवेलेबल नहीं होता, तो क्लाइंट कंप्यूटर मैक्सिमम यूज करने से उसकी स्पीड इफेक्ट होती है। इसमें आमतौर पे सिक्योरिटी के फीचर्स वो बहुत कम होते हैं, सो इट प्रोवाइड्स लेस सिक्योरिटी देन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब हम बात करते हैं एक और मॉडल की, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड बेसिकली कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस मॉडल्स। सो हमारे पास ये जो मॉडल है हाइब्रिड मॉडल, ये पहले वाले जो दोनों मॉडल्स हैं ये उनकी कॉम्बिनेशन से वजूद में आता है। सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड द पीयर टू पीयर मॉडल। हम इस मॉडल को क्लाइंट सर्वर मॉडल और पीयर टू पीयर मॉडल का मिक्सचर भी कह सकते हैं। मेनी नेटवर्क्स यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज नेटवर्किंग मॉडल्स। हम मल्टीपल साइट्स के ऊपर इस नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं और इसमें मल्टीपल क्लाइंट सर्वर मॉडल्स और मल्टीपल पीयर टू पीयर मॉडल्स की कलेक्शन होती है। इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी दोनों के मौजूद होते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं। पाकिस्तान में मल्टीपल कंपनीज वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे यूफोन, जैसे जोंग, वारद, टेलीकॉम, जैज, टेलीनार और इस तरह की और बहुत सी सर्विसेज हैं। सो जो मोबाइल कंपनीज हैं वो भी बहुत सी हैं। सिम कार्ड्स के साथ साथ मोबाइल कंपनीज जो मोबाइल सेलुलर डिवाइसेस प्रोवाइड करती हैं वो भी अलग-अलग हैं। सो आप किसी भी सिम को किसी भी मोबाइल में डाल के आप मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये हमारे पास हाइब्रिड मॉडल की एग्जांपल है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अपने तौर पे पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। जहां पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं आती, आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपको किस चीज की समझ नहीं आई और मैं उस चीज को आपको बेहतर तौर पे समझाने की कोशिश करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमने इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की बात की थी। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था इंफॉर्मेशन नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं। हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की बात की थी, फिर हमने ग्रुप वेयर कंप्यूटिंग की बात की थी, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था टर्मिनल और क्लाइंट कंप्यूटर। इसके अलावा हमने सर्वर कंप्यूटर के ऊपर बात की थी। जो हमारा सेकेंड लेक्चर था उसमें हमने नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर बात की थी। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं ये नेटवर्क स्टैंडर्ड्स हैं और बेसिकली किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है हम आज के लेक्चर में उनको डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और कौन कौन से नेटवर्क स्टैंडर्ड्स वो अवेलेबल हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाती हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। Basically, the standards are the documents that contain technical and physical specification about the network that are being designed.
नेटवर्क स्टैंडर्ड्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें टेक्निकल और फिजिकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं। नेटवर्क कैसे बनना है, नेटवर्क में कहाँ पे किस चीज को इंप्लीमेंट करना है, कौन सी चीज डेटा को फॉर्मली और फास्टली एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेगी, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करना ये नेटवर्क स्टैंडर्ड का बुनियादी जुज़ होती है। एक नेटवर्क बनाने से पहले आमतौर पे उसके मुताल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं या डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको नेटवर्क स्टैंडर्ड्स के जरिए से ही कैप्चर किया जाता है या स्टोर किया जाता है या लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं नेटवर्क स्टैंडर्ड की टाइप्स की। हमारे पास दो तरह के नेटवर्क स्टैंडर्ड्स अवेलेबल होते हैं, एक को हम कहते हैं डिफेक्टो और दूसरे को हम कहते हैं डी ज्यूर। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफेक्टो मॉडल की। डिफेक्टो मींस बाय ट्रेडिशन और बाय फैक्ट। डिफेक्टो का मतलब होता है कि हम अंदाजन फैक्ट्स की बिना पे आमतौर पे कुछ स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं या कुछ डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग। इसके लिए कोई भी फॉर्मल प्लानिंग ना की जाती है ना उसकी जरूरत पेश आती है। फॉर्मल प्लानिंग से यहां पे मुराद ये है कि इसको समझने या इसको परफॉर्म करने के लिए हम पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन करके नहीं बैठे होते हैं। दीज स्टैंडर्ड्स कम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डेवलपमेंट। हम सिंपली इन मॉडल्स को या इन स्टैंडर्ड्स को डेवलप करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर। सिंपली हमारे पास एसएनए इस मकसद के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो डिस्क्राइब करती है कि डिफेक्टो के स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं और उनमें कौन कौन से रूल्स पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के स्टैंडर्ड्स के ऊपर जो हैं डी ज्यूर। डी ज्यूर मीन्स अकॉर्डिंग टू द लॉ और रेगुलेशन। हम इन मॉडल्स को पैटर्नाइज्ड या लॉज और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले रूल्स के तौर पे समझते और ट्रीट करते हैं। बेसिकली दीज आर डेवलप्ड विद प्रॉपर रिसर्च टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डाटा कम्युनिकेशन। इसमें हमने जो रूल्स होते हैं उनको पहले से डिफाइन करना होता है, उन पे प्रॉपर रिसर्च होती है, मेथड और मैकेनिज्म डिफाइन होते हैं और उसके बाद फिर हम इसे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए लेके आते हैं। कुछ एग्जांपल्स जो ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे लिस्ट डाउन है, स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करती हैं उनमें आंसी, जिसको हम अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये एक बड़ा इदारा है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाता है। उसके अलावा IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है जो नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। उसके बाद ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसी चैप्टर में हम इसके मुतालिक दोबारा फिर पढ़ेंगे। हम OSI मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले किया वो इसी इंस्टीट्यूशन ने प्ले किया। उसके बाद ITUT, उसके बाद EIA इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, ये वो कंपनियां हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपने नेटवर्क स्टैंडर्ड्स को बिल्डअप करती हैं और इन्हें मार्केट में लॉन्च करती हैं। आप एक दफा इसको बुक से रीड आउट करिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर इसमें कोई चीज जो आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ बातचीत करके आसानी इस चीज को समझ सकते हैं। आइंदा लेक्चर में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि टोपोलॉजीज कैसे रन करती हैं और उनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्या टोपोलॉजीज के बिना नेटवर्क को चलाया जा सकता है या नहीं, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 4 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी की, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितनी तरह की नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं। हम वन बाय वन इंशाल्लाह उनको आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम और एग्जांपल्स के साथ हम इनको देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी क्या चीज होती है। एक नेटवर्क को बनाने या उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए या उसको अरेंज करने के लिए हम मुख्तलिफ ज़राए का इस्तेमाल करते हैं।
बेसिकली जब हम डिवाइसेस को आपस में एक तरतीब के साथ कनेक्ट करते हैं या उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो हमें किसी ना किसी लेआउट की जरूरत पेश आती है। दैट फिजिकल लेआउट और अरेंजमेंट ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्क टोपोलॉजी। बेसिकली टोपोलॉजी ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमने मुख्तलिफ चीजों की फिजिकल अरेंजमेंट्स को देखना होता है। सो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी में हमने नेटवर्क इक्विपमेंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ किसी एक तरतीब के साथ जोड़ना होता है ताकि एक नेटवर्क की शेप बनाई जा सके। सो नेटवर्क टोपोलॉजी को हम सिंपली कहते हैं इट इज अ शेप ऑफ द नेटवर्क। एक नेटवर्क की मुकम्मल शेप या उसका फिजिकल आउटलेट वो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से रिप्रेजेंट होता है। हमारे पास टोटल 5 नेटवर्क टोपोलॉजीज मौजूद हैं जिनमें से बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री और मैश टोपोलॉजीज मौजूद हैं। हम इंशाल्लाह एक एक करके इनको आज के लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे किस टोपोलॉजी का क्या काम है और वो कैसे इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी की। इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये सबसे आसान तरीन टोपोलॉजी समझी जाती है और इसमें जो डिवाइसेस होती हैं उन्हें हम एक सिंपल वे के अंदर आपस में कनेक्ट करते हैं। इट सपोर्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते। हम लिमिटेड रेंज के अंदर जो कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करते हैं। इन दिस टोपोलॉजी ऑल दी कंप्यूटर्स आर नेटवर्क नोड्स। याद रहे जो कंप्यूटर्स हैं उन्हें हम नेटवर्क नोड्स भी कहते हैं। नोड से मुराद यहाँ पे ये है कि आखिरी डिवाइस जहां पे एक नेटवर्क का इख्तिताम होता है। सो ऑल दी कंप्यूटर्स इन दिस नेटवर्क आर द नेटवर्क नोड्स आर कनेक्टेड टू अ कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम विच इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल वायर और बस। सो सिंपली हमारे पास एक सेंट्रल मीडियम या वायर होती है जहां पे हमने डिवाइसेस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। अब अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो बस टोपोलॉजी के अंदर जब जो वायर हमने कनेक्ट की होती है, जो सेंट्रल वायर है या जो बस है, उसके साइडों के ऊपर हमें टर्मिनेटर्स की जरूरत पेश आती है। द मैसेज इज टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय दैट टर्मिनेटर्स। जो हमारा मैसेज होता है वो आखिर पे अब्सॉर्बर्स ने या आखिर पे जो टर्मिनेटर्स हैं उन्होंने मैसेज को अब्सॉर्ब करना होता है। याद रहे इस नेटवर्क के अंदर कुलियन होती है। कैसे? अगर एक वक्त में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स बस के ऊपर मैसेज को ट्रांसमिट कर दें तो चूंकि मैसेज वो एक ही वायर के ऊपर एक वक्त में ट्रेवल कर रहा होता है तो जब मल्टीपल मैसेजेस एक वायर के ऊपर ट्रेवल करेंगे तो वहां पे ऑलमोस्ट कोलिजन होगी। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं। एक हमारे पास सड़क है जो वन वे है, सिर्फ एक तरफा ट्रैफिक वहां से गुजर सकती है और अगर हम दोनों साइड्स पे ट्रैफिक को वहां से रवा दवा कर दें तो वहां पे कोलिजन होगा, वहां पे प्रॉब्लम्स जनरेट होंगे। तो यही हाल यहां इस नेटवर्क के अंदर भी होता है। एक ही लाइन के ऊपर एक वक्त में सिर्फ एक कंप्यूटर मैसेज को ट्रांसमिट कर सकता है और वो मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंचता है फ्रॉम द सोर्स साइड। लेकिन अगर एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली डिवाइसेस उसके ऊपर मैसेज को रूट करवाना शुरू कर देती हैं तो वहां पे प्रॉब्लम जनरेट होता है। याद रखिएगा जो पीयर टू पीयर नेटवर्क है वहां बस टोपोलॉजी को आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है और बस बेसिकली चूंकि हम पहले डिस्कस कर चुके कि ये साइमल्टेनियसली मैसेजेस को ट्रांसमिट करने की परमिशन नहीं देता। सो सिंपली ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सिंगल मैसेज या यूनिडायरेक्शनल मैसेज वो ट्रांसमिट होते हैं। अब हम इसकी शेप को डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम मौजूद है जिसमें हम देख सकते हैं हमारे पास एक सेंट्रल वायर है जहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं बट ओनली अ सिंगल पीसी कैन ट्रांसमिट द मैसेज ओवर द वायर। हम एक वक्त में एक कंप्यूटर से मैसेज को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर साइमल्टेनियसली डिवाइसेस मैसेज को रूट करवाएंगी तो वहां पे प्रॉब्लम जनरेट होगा। साइडों के ऊपर टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। अगर मैसेज कोई भी कंप्यूटर उसको पिक नहीं करता तो टर्मिनेटर्स उस मैसेज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं ताकि लाइन फ्री हो और दोबारा मैसेज को ट्रांसमिट करवाया जा सके। इस पूरी टोपोलॉजी के अंदर सबसे अहम मीडियम जो होता है वो बैकबोन या बस या सेंट्रल वायर होती है। सो अगर हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो कुछ इस तरह होंगे। हम सबसे पहले एडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इज इजी टू यूज। ये बहुत आसान है, हम इसे आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको कॉन्फ़िगर करना दूसरी टोपोलॉजी की निस्बत बहुत आसान है। इट रिक्वायर्स स्मॉल लेंथ ऑफ केबल टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स। बहुत लंबी चौड़ी केबल वायर्स को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करने की जरूरत पेश नहीं आती। ये बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है, बहुत कम इसके लिए हमें पे करना पड़ता है। अगर इसमें कंप्यूटर खराब हो जाता है तो पूरे नेटवर्क के ऊपर इसमें कोई भी फर्क हरगिज भी नहीं पड़ेगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको ट्रबल शूट करना बहुत मुश्किल काम है। ट्रबल शूट से क्या मुराद है, हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये टैकल करना, ये हमारे लिए मुश्किल काम होता है। इट ओनली सपोर्ट्स स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत कम कंप्यूटर्स के साथ हम इस नेटवर्क को ऑपरेट करते हैं। द नेटवर्क स्पीड स्लोस डाउन एज द नंबर ऑफ कंप्यूटर इंक्रीजेस। जब जब कंप्यूटर्स इसमें इंक्रीज होते हैं तब तक नेटवर्क की जो स्पीड होती है वो ऑटोमेटिकली स्लो होना शुरू हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगली टोपोलॉजी जो है स्टार टोपोलॉजी, उसके ऊपर। ऑल द कंप्यूटर्स इन स्टार टोपोलॉजी आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब। वहां सेंट्रल मीडियम हमारे पास एक वायर थी, बट यहाँ जो सेंट्रल मीडियम है वो हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम हब के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार टोपोलॉजी इज मोस्टली यूज इन क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। जैसे हमने वहां पे बात की थी, बस टोपोलॉजी के अंदर हमें पीयर टू पीयर मॉडलिंग की जरूरत पेश आती है। यहां पे हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल अवेलेबल होता है जहां पे हमने मैसेजेस को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाना होता है। अगर हम स्टार टोपोलॉजी को देखें तो डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, उसके मुताबिक आप देख सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड द हब। All the computers can transmit the data simultaneously from one component to another component. क्लाइंट सर्वर मॉडल की अगर हम बात करें तो इसी चैप्टर के अंदर हमारे पास सेकंड लेक्चर है, वहां पे आप इस मॉडल को बआसानी समझ सकते हैं। हम इसमें मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स रखते हैं और सर्वर के जरिए से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम इसमें इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसको कॉन्फ़िगर करना और इसको मॉडिफाई करना ये हमारे लिए आसान होता है। इसमें कोई भी कंप्यूटर विदाउट डिस्टरबेंस हम उसे रिमूव भी कर सकते हैं और नए सिरे से अगर हम उसे ऐड करना चाहें तो हमारे लिए ये मुमकिन होता है। एक कंप्यूटर का अगर कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होता है तो पूरे नेटवर्क के ऊपर इसका हरगिज भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एक कंप्यूटर अगर खराब होता है तो सिर्फ वही कंप्यूटर खराब होगा, हम दोबारा जब चाहें उसको रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये बहुत फ्लेक्सिबल नेटवर्क है रादर देन द अदर नेटवर्किंग मॉडल्स। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर सेंट्रल हब फेल होती है, जैसे वहां पे बैकबोन अगर खराब होती थी तो उसके नतीजे में पूरे का पूरा नेटवर्क खराब हो जाता था। यहाँ पे सेंट्रल हब उसकी सबसे अहम खुसूसियत है। अगर वो खराब होती है तो इसके नतीजे में पूरे का पूरा जो नेटवर्क है वो खराब हो जाता है। यहाँ पे मैं पहले बताता चलूं, जो हब है इससे मुराद हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए से हम मैसेजेस को रूट करवाते हैं, और वो राउटर हो सकते हैं, वो इसके अलावा स्विचेस हो सकते हैं। सो वो एक ऐसा सेंट्रल मीडियम है जिसके जरिए से हम डाटा को ट्रांसमिट करते हुए एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाते हैं। हमारा अगला लेक्चर जो होगा वो इंशाल्लाह इन्हीं डिवाइसेस के ऊपर होगा, जिसको हम वहां पे डिटेल में देखेंगे और वहां से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ज्यादा केबल्स की जरूरत पेश आती है, क्योंकि हर कंप्यूटर को हमने रूटर के साथ या सेंट्रल हब के साथ जोड़ना होता है। सो हर डिवाइस के लिए, हर कंप्यूटर के लिए अलग से केबल्स की जरूरत पेश आएगी, जिसके लिए हमें केबल्स की जरूरत पेश आएगी और उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। सो इट इज मोर एक्सपेंसिव देन बस टोपोलॉजी। अब हम अगले मॉडल की बात करते हैं, वो हमारे पास है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में जो डिवाइसेस होती हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ मुंसलिक होता है और आखिरी कंप्यूटर वो पहले वाले कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ईच कंप्यूटर रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द प्रीवियस एंड द ट्रांसमिशन इज डन बिटवीन द कंप्यूटर्स। सो इसमें हर जो डिवाइस है वो प्रीवियस कंप्यूटर से मैसेज को लेती है और उसको अगले कंप्यूटर तक ट्रांसमिट करती है। मैसेज हमेशा याद रखिएगा वो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के अंदर मैसेज ने रूट करना होता है, रादर देन साइमल्टेनियसली डायरेक्शंस आर प्रोवाइडेड इन हब।
अगर हम देखें तो प्रीवियस नेटवर्क में हमने बात की थी कि वहां पे हमारे पास मल्टीपल रूट्स होते हैं जहां पे मैसेज ने ट्रांसमिट करना होता है, बट दिस नेटवर्क कंटेन्स ओनली अ सिंगल डायरेक्शन वेयर द मैसेज फ्लो। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता अवेलेबल होता है जहां पे मैसेज ने फ्लो करना होता है। द मैसेज इज पास्ड अराउंड द रिंग अंटिल इट रीचेस टू द करेक्ट डेस्टिनेशन कंप्यूटर। अगर हमारा मैसेज वो पास करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, तो वो तब तक चलता रहेगा जब तक वो आखिरी डिवाइस तक पहुंच नहीं जाता। जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद मैसेज रिसीव होने का मैसेज वो नेटवर्क के अंदर मूव करना शुरू हो जाएगा, लाइंस आइडल हो जाएंगी और वहां पे मैसेज को रीट्रांसमिट करना वो आसान हो जाएगा। सो याद रखिएगा, एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस वो मैसेज को ट्रांसमिट कर सकती है, मल्टीपल डिवाइसेस कैन नॉट ट्रांसमिट द मैसेज। सो यहां पे भी आपको उसकी डायग्राम नजर आ रही है, वहां पे आप देख सकते हैं ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। और मैंने शुरू में बताया था कि इस नेटवर्क में एक वक्त में सिर्फ एक मैसेज वो ट्रांसमिट कर सकता है। मैसेज आमतौर पे क्लॉकवाइज यहां पे मूव करते हैं। अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ये एक लेस एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है रादर देन द स्टार टोपोलॉजी। और यहां पे हमेशा याद रखिएगा, जो इस टोपोलॉजी के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कोई सेंट्रल मीडियम या सेंट्रल वायर नहीं है। सो हर कंप्यूटर उसको इक्वल एक्सेस है, हर कंप्यूटर इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है और अपना मैसेज कन्वे करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसको ट्रबल शूट करना ये एक मुश्किल काम है। ये इतना आसान नहीं है कि इसको इसके सॉफ्टवेयर और इसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम बेहतर तौर पे चला सकें। अगर इस नेटवर्क में एक कंप्यूटर वो अफेक्ट होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो सारे का सारा नेटवर्क उसमें प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है। सो इसमें किसी भी कंप्यूटर को रिमूव करना या किसी भी कंप्यूटर को ऐड करना ये एक मुश्किल काम है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट टोपोलॉजी की, जो है ट्री टोपोलॉजी। हम उसको देखेंगे कि वो क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं। बेसिकली दिस टोपोलॉजी कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजीज। इसमें दो मुख्तलिफ टोपोलॉजीज को इकट्ठा किया जाता है, बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। शुरू में हमने इन दोनों टोपोलॉजीज के ऊपर बात की थी। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंप्यूटर्स अटैच्ड इन स्टार टोपोलॉजी। हमने स्टार टोपोलॉजी के जरिए से बस टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए आपस में कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। आप सिंपली पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की अगर आप बात करें तो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ एक्सचेंज उनके स्टेशंस बने हुए हैं, फिर उसके बाद आगे मुख्तलिफ जो सब एक्सचेंज हैं उनके अंदर मैसेजेस आते हैं, फिर उससे टेलीफोन लाइंस के जरिए से मैसेज हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क है जिसको हम ट्री टोपोलॉजी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। द ग्रुप्स आर देन कनेक्टेड टू अ बस बैकबोन। मेन एक सेंट्रल वायर होती है जहां से पूरे के पूरे नेटवर्क को हमने कंट्रोल करना होता है। इट इज यूज्ड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। एक नेटवर्क के जरिए से अगर हमने उसमें मजीद एक्सपेंशन करनी हो या उसकी एक्सटेंशन बढ़ानी हो तो हम बेसिकली इस नेटवर्क को यूज करते हैं। हमारे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है, इसमें हमारे पास एक मेन सेंट्रल वायर होती है जिसको हम बैकबोन या बस के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसके साथ मल्टीपल हमारे पास रूटर या इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं। सो इस नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये दूसरे नेटवर्क्स की निस्बत ज्यादा एक्सपेंसिव नेटवर्क है। हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को अगर देखें तो इट प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग फॉर द इंडिविजुअल सेगमेंट्स। जिस साइड पे आपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना है उस साइड पे आपको अलहदा से एक पूरा सेटअप लगाने की जरूरत पेश आती है। इट इज सपोर्टेड बाय द सेवरल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वेंडर्स। मुख्तलिफ कंपनियां इसमें अपने नेटवर्क को जोड़ने के लिए कम्युनिकेट कर सकती हैं, मतलब इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज लिमिटेड बाय द टाइप ऑफ केबलिंग यूज्ड। जो हम केबल यूज करते हैं उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें इंडिविजुअल साइड के ऊपर देखने को मिलती हैं। इफ द बैकबोन लाइन ब्रेक्स, अगर दरमियान में सेंट्रल जो मीडियम बस है हमारे पास वो ब्रेक करती है, द इंटायर सेगमेंट गोज डाउन, तो सारे का सारा जो नेटवर्क है वो बेकार हो जाता है।
it is more difficult to configure and implement than the other topologies. बाकी जितनी भी टोपोलॉजीज हैं उनके निस्बत इसको कॉन्फ़िगर करना, इसको अरेंज करना, इसको ट्रबल शूट करना, इसको मेंटेन करना, ये मुश्किल काम है। अब हम बात करते हैं मेश टोपोलॉजी की। In this topology, every device in the network is physically connected to every other device in the network. हमारे पास जो मुकम्मल नेटवर्क होता है उसमें हर इंडिविजुअल डिवाइस हर दूसरी डिवाइस से इंडिविजुअली कनेक्ट होती है। A message can be sent on different possible paths from the source device to the destination. हमारे पास एक मैसेज जो होता है, हम उसे जो हमारे पास पॉसिबल पाथ्स अवेलेबल होते हैं उनके जरिए से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं अपने मैसेज को। हम मल्टीपल पाथ्स इसमें यूज करते हैं ताकि मैसेज को हम अपनी डेस्टिनेशन पे आसानी पहुंचा सकें। अगर हम मेश टोपोलॉजी को देखें तो इसमें जितने भी नेटवर्क्स हैं उनकी निस्बत इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेश नेटवर्क्स आर नॉट यूज्ड मच इन द लोकल एरिया नेटवर्क्स। ये चूंकि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है सो इसको लोकल एरिया नेटवर्क्स में आमतौर पे इस्तेमाल हरगिज भी नहीं किया जाता। आपको इसकी डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, आप वहां पे इसको देखेंगे तो आपको बआसानी समझ आ जाएगी। ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। आज के टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा और अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में अपनी राय जरूर दिया करें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने जिन चीजों को डिस्कस करना है वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही हैं। आज हम बात करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की। ये क्या चीज होती है और इसकी जरूरत हमें क्यों कर पेश आती है। बेसिकली इट इज अ कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक नेटवर्क है। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। ये बहुत कम जगह पे बनने वाला एक नेटवर्क है। इट यूजुअली कनेक्ट्स द कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विद इन द ऑफिस और अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। इसमें हमारे पास एक बिल्डिंग या एक से ज्यादा बिल्डिंग्स के अंदर का एक नेटवर्क है जहां पे कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। याद रखिएगा, इट इज यूज टू शेयर लॉजिकल एंड फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें हम आमतौर पे जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस या फाइल्स या फोल्डर्स इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे भी हम दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम इसमें प्रिंटर या हार्ड डिस्क या इस तरह के जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम दूसरी डिवाइसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क में डेटा हमेशा याद रखिएगा वो बहुत तेजी के साथ ट्रांसमिट करता है। नॉर्मली डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद होती है वो 10 MB से लेके 1000 MB तक यानी अप टू 1 GB तक डेटा ट्रांसमिशन रेट इसमें अवेलेबल होता है। इट ट्रांसमिट डेटा इन लिमिटेड एरिया विद द फास्टेस्ट स्पीड। इसमें हम बहुत स्पीड के साथ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं, मैं अगर किसी शख्स के साथ खड़ा हूं और मैं उससे कोई बात करता हूं तो मेरी आवाज उसे ज्यादा आसानी के साथ समझ आ जाएगी और तेजी के साथ समझ आएगी। आवाज की जो पिच होगी वो ज्यादा होगी। एक शख्स जो मुझसे 20 फीट के फासले पे खड़ा है अगर वो मेरी आवाज सुन भी लेगा तो उसे बहुत मध्यम आवाज आएगी। डेटा ट्रांसमिशन के अंदर भी यही रूल इंप्लीमेंट किया जाता है। डिवाइसेस जितनी नजदीक होंगी डेटा ट्रांसमिशन उतनी फास्ट होगी और डिवाइसेस जितने फासले के ऊपर होंगी उतनी ही डेटा ट्रांसमिशन स्लो होगी। अब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसमिशन की इस टेक्निक की एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की लैब होती है, कंप्यूटर लैब में जितनी भी डिवाइसेस पड़ी होती हैं वो सारी की सारी आपस में जिस नेटवर्क को क्रिएट करती हैं या जिस नेटवर्क की वजह से वो आपस में जुड़ी होती हैं हम उसे लोकल एरिया नेटवर्क या सिंपल शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम इसे लैन कनेक्शन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स इन द लोकल एरिया नेटवर्क। हम एक ही सॉफ्टवेयर को जितने भी हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर
यूजर्स हैं, हम उन सब के साथ उस कॉपी को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स इन लोकल एरिया नेटवर्क। इसी चैप्टर के अंदर हमने बात की थी रिसोर्सेज बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक लॉजिकल होते हैं, एक फिजिकल होते हैं। लॉजिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं, और फिजिकल वो होते हैं जो कंप्यूटर के पार्ट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सो रिसोर्सेज चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो फिजिकल हो, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम उन्हें आसानी, जितने भी यूजर्स होते हैं उस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, हम उनके साथ इनको शेयर कर सकते हैं। डेटा कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द यूजर्स यूजिंग लोकल एरिया नेटवर्क। हम कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ जितना भी डाटा है उसे दूसरे जितने भी यूजर्स हैं उनके साथ आपस में शेयर कर सकते हैं। इट इज इजी टू मेंटेन, कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूट। इस नेटवर्क को हम आसानी, इसमें अगर सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम आ जाता है या इसमें हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ जाता है तो हम इसे मेंटेन भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर करना भी, इसको री एस्टैब्लिश करना भी हमारे लिए आसान है। अगर हम इसकी रियल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर्स वो सर्वर कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हैं, और प्रिंटर एक डिवाइस है जिसको हमने शेयर किया हुआ है अमंग ऑल दी कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद दिस नेटवर्क। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो नेटवर्क एनवायरनमेंट है उसको हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम उसे मैन नेटवर्क के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स एन एरिया ऑफ अ सिटी। ये नेटवर्क एक मुकम्मल एरिया, एक सिटी का, उसको कवर करता है। इट इज लार्जर देन लोकल एरिया नेटवर्क बट स्मॉलर देन वाइड एरिया नेटवर्क। ये दरमियान का यानी मिडल नेटवर्क है जो लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से ये स्मॉलर होता है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स इन अ सिटी और टाउन। मैं इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूं। अगर आपके सिटी में, अगर आपके शहर में मल्टीपल केबल नेटवर्क्स अवेलेबल हैं तो उन केबल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए जिस नेटवर्क की हमें जरूरत होगी हम उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। अगर हम सिंपली इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो मल्टीपल ब्रांचेस किसी भी एक कंपनी की एक शहर में अगर मौजूद हैं तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के जरिए से आपस में कनेक्ट होती है। अगर किसी भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के कैंपसेस वो एक ही सिटी के अंदर मौजूद हैं और बहुत से हैं तो उनको आपस में डेटा कोलैबोरेट करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। या अगर हम केबल टीवी की बात करें तो केबल टीवी के लिए बेसिकली हमें जो नेटवर्क बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सी केबल नेटवर्किंग टेक्निक्स या कंपनीज आपस में डेटा कोलैबोरेट करती हैं, उस मकसद के लिए हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। आप अगर इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस जो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए नजर आ रहे हैं उनको देखें तो आपको इसकी बात समझ आसानी से आ जाएगी। बेसिकली इट कवर्स लार्जर एरिया देन द लोकल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क से एक बड़ा नेटवर्क है और डेटा स्पीड की अगर हम बात करें तो ये लोकल एरिया नेटवर्क से ज्यादा स्पीड के साथ डेटा ट्रांसमिट करने की परमिशन देता है। लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जाहिर है ये एक बड़ा नेटवर्क है तो इसको इस्टेब्लिश करने के लिए कास्ट भी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। सो इट इज एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क। इसको मेंटेन करना, चूंकि ये बहुत फैल जाता है तो इस नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना या इसको री एस्टेब्लिश करना लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ये मुश्किल काम होगा। अगर आप डायग्राम देखें तो वहां से आपको समझ आ जाएगी कि हमारे पास मल्टीपल कंपनीज हैं जो आपस में डेटा को कोलैबोरेट करती हैं और इस मकसद के लिए उन्हें जिस नेटवर्क की जरूरत पेश आती है दैट वन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हम इसके बाद बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की, जो सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ लार्ज एरिया। ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, सो इसका मतलब है ये बहुत एरिया घेरने वाला नेटवर्क है। इट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस इन डिफरेंट सिटीज एंड कंट्रीज। बेसिकली ये वो नेटवर्क है जो कंट्रीज का नेटवर्क या सिटीज का नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। अगर सबसे छोटे नेटवर्क की बात की जाए तो वो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक कमरे के अंदर भी हो सकता है, एक बिल्डिंग के अंदर हो सकता है, मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर वो मल्टीपल बिल्डिंग्स का नेटवर्क अगर हम मजीद उसको वुसअत दे दें, अगर हम उसको मजीद बढ़ा दें तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है जो उसकी लिमिट एक सिटी की हद तक होती है। और अगर हम इसको मजीद बढ़ाते जाएं तो ये बेसिकली एक ऐसा नेटवर्क बनेगा जिसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। इट कनेक्ट्स मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स कनेक्टेड टुगेदर। इसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स मौजूद होते हैं। LANs कैन बी कनेक्टेड थ्रू वायर बेस्ड कनेक्शंस और वायरलेस कनेक्शंस। हम इसमें
चाहे तो वायर्स वाला कनेक्शन इस्तेमाल कर लें डिवाइसेस को आपस में जोड़ने के लिए, और ये हमारी मर्जी है कि हम इसमें वायरलेस डिवाइसेस को इस्तेमाल कर लें ताकि हम डाटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बआसानी पहुंचा सकें। अब अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो नॉर्मली इसकी स्पीड, चूंकि ये बहुत वसी नेटवर्क होता है, तो इसकी स्पीड 56 KB से स्टार्ट होती है और इसकी स्पीड मैक्सिमम 50 MB तक चलती है। ये नेटवर्क आमतौर पे लोकल एरिया नेटवर्क से फास्ट तो नहीं होता, लेकिन दूर तक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें इस नेटवर्क की जरूरत पेश आती है। वाइड एरिया नेटवर्क इज यूज्ड वेयर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड मिनी कंप्यूटर्स आर यूज्ड। बेसिकली ये नेटवर्क क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है, जहां पे हम टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्लाइंट कंप्यूटर्स और सर्वर कंप्यूटर्स के दरमियान आपस में कोलैबोरेशन करवाने के रिस्पॉन्सिबल बनता है। सर्वर कंप्यूटर को हम होस्ट कंप्यूटर भी कहते हैं, जबकि क्लाइंट कंप्यूटर को हम लोकल या टर्मिनल कंप्यूटर भी कहते हैं। फाइल्स को सेंड करने के लिए हम चाहे तो लोकल कंप्यूटर से सर्वर या सर्वर कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस मकसद के लिए टर्मिनल एमुलेशन सॉफ्टवेयर की हमें आमतौर पर जरूरत होती है, जो पर्सनल कंप्यूटर को डाटा कम्युनिकेशन करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनाता है। अब हम इसकी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पूरे एक कंट्री के अंदर जितनी भी एटीएम मशीन्स होती हैं वो एक मेन कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होती हैं, जहां से डाटा को सेपरेट किया जाता है। सो इस मकसद के लिए हमें वाइड एरिया नेटवर्क की जरूरत पेश आएगी। हम पाकिस्तान में हैं तो नादरा ऑफिसेज आप देखते हैं हर शहर में तकरीबन मौजूद हैं। सो उनका एक नेटवर्क जिसको मेन ऑफिस कंट्रोल कर रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल है वाइड एरिया नेटवर्क की। अगर हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स they are also connected with each other and this one is also an example of wide area network। इसके बाद अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो वहां से आपको बआसानी समझ आ जाएगी कि शहर मुख्तलिफ इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाजू का मल्टीपल कंट्रीज भी इसमें आ जाते हैं, और उन नेटवर्क्स को जिसमें मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स आपस में कोलैबोरेट हो रहे होते हैं, आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, देन दिस नेटवर्क इज फाउंड विद द नेम ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, और हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसे वैन के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। जहां से आपको लगे कि आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दिया करें और ईमेल के जरिए से भी आगाह करते रहा करें। अगर आप समझते हैं कि ये सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो अपने फीडबैक के साथ मुझे जरूर आगाह किया करें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली हर वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं। आज हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया किस चीज को कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की भी आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, रूटर, गेटवे और ब्रिज, ये भी आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क क्या है और इनकी हमें क्यों जरूरत पेश आती है। याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क डज नॉट यूज टेलीफोन नेटवर्क। सो बेसिकली हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं उनमें टेलीफोन नेटवर्क की हमें जरूरत पेश नहीं आती। आज के लेक्चर में हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले जितने भी मेन कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया की। Basically, this media is used to transfer data from one computer to another computer. हम इस मीडिया के जरिए से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत से मीडियाज हैं जिनके जरिए से हम डेटा को एक कंपोनेंट से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ट्विस्टेड वायर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमारे पास बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स ऐसे हैं जो ट्विस्टेड वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कोएक्सियल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं, जो ऑप्टिकल केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। सो दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर हम कम्युनिकेशन मीडियाज की बात करें तो कुछ लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर हम वायरलेस कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करते हैं।
जिसमें इंफ्रारेड रेस, रेडियो वेव्स हो सकती हैं, जिसके जरिए से हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी कम्युनिकेट करवा सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क्स आर इजी टू सेटअप एंड मेंटेन रादर देन द केबल नेटवर्क। अगर हम वायरलेस नेटवर्क्स की बात करें तो उनको इस्तेमाल करना, उनको सेटअप करना, उनको मेंटेन करना, उनको कॉन्फ़िगर करना ये आसान है। लेकिन अगर हम केबल नेटवर्क्स की बात करें तो उनको कॉन्फ़िगर करना, उनको सेटअप करना या उनको मेंटेन करना ये थोड़ा सा मुश्किल काम है रादर देन द वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो वायरलेस कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट्स एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन डिवाइसेस। अगर दो डिवाइसेस के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है तो वहां पे हम वायरलेस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल नहीं करते, वहां हमें केबल नेटवर्क्स की ही बेसिकली जरूरत पेश आती है एज ए कम्युनिकेशन मीडिया। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर एनआईसी कार्ड के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज नेटवर्क अडाप्टर। हम इसके दो नाम रखते हैं, या तो हम इसे एनआईसी कार्ड या फिर इसे नेटवर्क अडाप्टर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स टू अ नेटवर्क। ये बेसिकली करता क्या है, ये एक नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने का रिस्पॉन्सिबल बनाता है। सो इट इज अ सर्किट बोर्ड दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो मदरबोर्ड के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिसके जरिए से हम किसी भी लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स को उस नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। हमारे पास बहुत से नेटवर्क अडाप्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नेटवर्क अडाप्टर्स को सिंपली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोकल एरिया नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली एक और डिवाइस की बात करते हैं विद द नेम ऑफ रूटर। हम इस डिवाइस को रूटर क्यों कहते हैं, सबसे पहले मैं इसके मुतल्लिक आपको बता देता हूं। बेसिकली दिस वन इज अ कम्युनिकेशन डिवाइस दैट कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स यूजिंग सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। होता असल में इस डिवाइस के साथ ये है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को जिनका प्रोटोकॉल एक जैसा होता है, जिनकी नेचर एक जैसी होती है, या जिनका मॉड्यूल एक जैसा होता है, या जिनका मॉड्यूल अलग-अलग होता है, उनको आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है और एक लैपटॉप है, सो दोनों डिवाइसेस का प्रोटोकॉल अलग है, तो आप दोनों डिवाइसेस को भी आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, उनके जरिए से मैसेजेस को आप सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने दो लैपटॉप्स को जिनका प्रोटोकॉल एक जैसा है, अगर आप उनको भी आपस में कम्युनिकेट करवाते हैं या उनके जरिए से डेटा को कोलैबोरेट करते हैं, तो आसानी आप इसके जरिए से कर सकते हैं। इट मैनेजेस द बेस्ट रूट बिटवीन टू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। बेसिकली इसने दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के दरमियान उस रूट का इंतखाब करना होता है, विच वन इज द बेटर, जो सबसे बेस्ट होता है, इस बात को इसने चूज करना होता है और इसके जरिए से कम्युनिकेशन करवानी होती है। बेसिकली हम सेवरल नेटवर्क्स के अंदर रूटर को इस्तेमाल करते हैं। सो अगर हमारे पास बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क्स अवेलेबल हैं और उनके दरमियान अगर हमने कोऑर्डिनेशन करवानी है या कोलैबोरेशन करवानी है, तो वहां पे हमें रूटर की जरूरत पेश आएगी। अ रूटर कैन बी यूज्ड ऑन अ नेटवर्क ऑफ एनी साइज। याद रहे, अगर हमारे पास एक नेटवर्क छोटा है जिसमें एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर दो कंप्यूटर हैं, तो उन दोनों के दरमियान अगर हमें कोऑर्डिनेशन करवानी है तो वहां पे भी हम रूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर 20 कंप्यूटर एक लोकल एरिया नेटवर्क में है, 50 कंप्यूटर्स एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं और हमने उन दोनों के दरमियान कोऑर्डिनेशन करवानी है, तो वहां पे भी हम रूटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन कनेक्ट नेटवर्क्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही कंट्री का नेटवर्क वो आपस में कम्युनिकेट करवाने का रिस्पॉन्सिबल हो, बल्कि अगर मल्टीपल कंट्रीज के अंदर एक नेटवर्क है तो उस नेटवर्क को भी आपस में कोऑर्डिनेट करवाना ये इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। दे ट्रांसफर द डेटा in less time with the highest speed. It is also the responsibility of routing devices to provide the communication between the devices in a less time with highest speed. So जितनी भी routing devices हैं basically या router है, वो लेस टाइम के अंदर फास्टेस्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाती हैं। क्यों? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डिवाइसेस डेटा को जब सेंड करती हैं उसके लिए बेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना ये बुनियादी तौर पे रूटर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, अगर आप वहां पे उसको देखेंगे तो आपको रूटर के मुतालिक पता चल जाएगा कि ये नजर किस तरह की आती है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस जो हमारे पास गेटवे के नाम से है, हम उसको पढ़ेंगे। फंक्शनैलिटी के एतबार से अगर हम गेटवे की बात करें तो बेसिकली दिस डिवाइस कनेक्ट्स टू और मोर नेटवर्क्स विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल। इसमें सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स की बात नहीं होती, मतलब एक जैसे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते, बल्कि यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के प्रोटोकॉल रखने वाले डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाया जाता है। Two different types of network require a gateway to communicate with each other. अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्क्स हैं, दो मुख्तलिफ तरह के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, तो वहां पे हमें गेटवे की जरूरत पेश आएगी जिसके जरिए से हमने डाटा को कोलैबोरेट करवाना है। गेटवे में होता क्या है? बेसिकली दिस डिवाइस रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ अदर नेटवर्क। इस डिवाइस ने डाटा को एक नेटवर्क से रिसीव करना होता है और उसको दूसरे नेटवर्क के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके उस नेटवर्क तक पहुंचाना ये गेटवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें, कंप्यूटर्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर अ गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं एक लोकल एरिया नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर, तो वहां हमें गेटवे की जरूरत पेश आएगी। बेसिकली इस डिवाइस ने दूसरे नेटवर्क्स के मुताबिक इसने हमारे नेटवर्क का प्रोटोकॉल डिजाइन करना है और फिर उसको सबमिट करवाना होता है, तभी कम्युनिकेशन हो सकती है, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अब उसके बाद हम अगर इसकी डायग्राम की बात करें तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी डायग्राम नजर आ रही है। वहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत से कंप्यूटर्स हैं जो आपस में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं। सो उस मकसद के लिए हमें जिस डिवाइस की जरूरत पेश आती है दैट वन इज द गेटवे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिज की। ब्रिज क्या होता है और इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आती है? बेसिकली दिस डिवाइस कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स टू इंटरकनेक्ट टू लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड टू सेपरेट नेटवर्क सेगमेंट्स। अगर हमने दो लोकल एरिया नेटवर्क्स को आपस में कोलैबोरेट करवाना हो या वहां पे जितना भी डाटा है उसको ट्रांसमिट करना हो या नेटवर्क्स के सेगमेंट्स बनाने हो, पोर्शंस करने हो, तो वहां पे लोकल एरिया नेटवर्क्स की जरूरत पेश आएगी। एक सेगमेंट को हम नेटवर्क का एक सेक्शन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिज कैसे काम करता है। सो बेसिकली व्हेन अ ब्रिज रिसीव्स अ सिग्नल इट डिटरमिन्स द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंट। जब एक ब्रिज सिग्नल को रिसीव करता है तो ये डिटरमिन करता है कि किस सेगमेंट से वो सिग्नल आया। देन इट रीड्स द एड्रेसेस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स। जहां से मैसेज ने जाना है और जहां पे मैसेज ने पहुंचना है, ब्रिज उन दोनों एड्रेसेस को रीड करता है और रीड करने के बाद फिर उसके बाद इसने रिसीविंग साइड के और सेंडिंग साइड के एड्रेसेस को ब्रिज ने देखना होता है। और एक और अहम बात जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ब्रिज डज नॉट पास द सिग्नल टू अदर सेगमेंट इफ सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स आर बोथ इन द सेम सेगमेंट। अगर कंप्यूटर्स एक ही सेगमेंट के अंदर मौजूद हैं तो ना तो डाटा सेंड किया जा सकता है, ना ही डाटा सेम सेगमेंट के अंदर रिसीव करने की ऑप्शन मौजूद होती है। इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली इट रिड्यूसेस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीजेस नेटवर्क परफॉर्मेंस। ये नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, मिनिमाइज करता है और नेटवर्क की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी भी डायग्राम नजर आ रही होगी जहां पे आप देख सकते हैं मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं जिनको हमने सेपरेट किया हुआ है, जिनको हमने अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। सो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज को इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप इस हवाले से पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों की तरफ से देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन वो इसी तरह चलती रहेगी और हम इस क्लास को फर्दर कंटिन्यू रखेंगे। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क प्रोटोकॉल के ऊपर। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से नेटवर्क प्रोटोकॉल लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर अवेलेबल हैं। उनमें हम बात करेंगे ईथरनेट की, फिर हम बात करेंगे टोकन रिंग की, फिर हम देखेंगे आर्कनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है,
फिर उसके बाद हम इंटरनेट का प्रोटोकॉल TCP ओवर IP इसको डिस्कस करेंगे और आखिर पे कुछ हम कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर बात करके इस लेक्चर का इख्तिताम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या चीज होती है। बेसिकली नेटवर्क प्रोटोकॉल को हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। बेसिकली दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक वे ऑफ इंटरेक्शन जिसमें उन्होंने आपस में मालूमात को एक्सचेंज करना है, उस मकसद के लिए हम प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। डिवाइसेस कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। डिवाइसेस आपस में तब कम्युनिकेट करेंगी जब दोनों डिवाइसेस में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं। अगर डिवाइसेस में नेटवर्क प्रोटोकॉल्स मौजूद नहीं है तो डिवाइसेस कभी भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अब जो नेटवर्क प्रोटोकॉल ने चीजें फोकस करनी होती हैं वो क्या है? द फर्स्ट वन इज विच डेटा इज टू बी सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। कौन सा डेटा है, डेटा की नेचर क्या है, डेटा की टाइप क्या है जिसको हमने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है। नंबर 2, हाउ द डेटा विल बी सेंट, किस तरह डेटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे। और तीसरे नंबर पे सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइसेस, इनके मुतल्लिक अवेयरनेस ये नेटवर्क प्रोटोकॉल का बुनियादी जुज और हिस्सा होता है। इसके बाद अगर हम पहले प्रोटोकॉल की बात करें तो वो है ईथरनेट। इट इज द मोस्ट कॉमन लैन प्रोटोकॉल। ये लोकल एरिया नेटवर्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। इट यूजेस हाई स्पीड नेटवर्क केबल एंड बस टोपोलॉजी। ये नॉर्मली बस टोपोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है जिसमें हाईएस्ट स्पीड के साथ हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा सकते हैं। अगर बस टोपोलॉजी वाला टॉपिक आपने नहीं पढ़ा तो इसी चैप्टर के अंदर टोपोलॉजी वाला टॉपिक है, वहां पे जाके आप बआसानी इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली दिस वन इज इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड मैनेज। ये बहुत आसानी के साथ हम डिवाइसेस के साथ इसके जरिए से डेटा को कम्युनिकेट करवा सकते हैं। अब इस मकसद के लिए ऑल द कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूज द सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव द डेटा। याद रहे ये प्रोटोकॉल तब इस्टेब्लिश होगा जब जितनी भी डिवाइसेस हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो सारी की सारी एक ही वायर के साथ आपस में कनेक्ट हों। अगर वो डिवाइसेस एक वायर के साथ कनेक्ट नहीं है तो फिर ईथरनेट आमतौर पे डेटा को कम्युनिकेट करने का सोर्स नहीं है। इसमें अगर डेटा ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें तो 10 MB से लेके 100 GB तक डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी इसमें मौजूद होती है। सो दिस वन इज द फास्टेस्ट way of communicating the message from one side to another side. Communication devices must follow same rule for all communications. जितनी भी communications होनी है उनमें जो rules होते हैं वो पहले से define होते हैं और हर डिवाइस ने उन्हीं रूल्स को फॉलो करना होता है। If two or more computers transmit data at the same time, the message can be lost. याद रहे बस टोपोलॉजी के अंदर हमने इसको पढ़ा था, एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। अगर दूसरी डिवाइस ने डेटा को ट्रांसमिट किया तो डेटा लॉस हो जाएगा, कोलिजन होगी और वहां पे आमतौर पे डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। A computer checks if the cable is in use before transmitting the data. The computer waits if the cable is being used. So अगर एक कंप्यूटर ने डेटा ट्रांसमिट करना है तो वो चेक करता है कि क्या केबल जिसके ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना है क्या वो केबल फ्री है। अगर तो वो केबल फ्री होगी तो वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, अगर वो केबल फ्री नहीं है तो वो डेटा कभी भी उस वायर के ऊपर उस केबल के ऊपर ट्रांसमिट नहीं करेगा। इट स्टार्ट्स ट्रांसमिटिंग डेटा व्हेन द केबल इज आइडल और फ्री। जब केबल फ्री होगी तो फिर कंप्यूटर डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अगर तो केबल फ्री नहीं होती तो डेटा किसी सूरत में भी कंप्यूटर ट्रांसमिट नहीं करेगा। हम इस प्रोसेस को सिंपली कहते हैं CSMA ओवर CS। ये क्या चीज है इसको हम पढ़ते हैं ताकि हम इसके मुतल्लिक बेहतर तरीके से जान सकें। हम बात करते हैं CSMA ओवर CS की। हम इसको कहते हैं, ये बेसिकली इंटरनेट के अंदर 3 मेथड्स होते हैं, उनमें एक है CSMA ओवर CS, कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस ओवर कोलिजन सेंस। आसान अल्फाज में अगर मैं इसको आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो बेसिकली जब मैसेज ने लाइन के ऊपर ट्रेवल करना होता है और वहां पे कोलिजन होने की जो सेंस होती है कि यहाँ पे कोलिजन होने के चांसेस हैं, उसको हम कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कोलिजन सेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दिस मेथड अ नोड लिसन्स टू द बस फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। जब एक डेटा ने ट्रांसमिट होना है तो कंप्यूटर या एक नोड या एक क्लाइंट कंप्यूटर वो बस से रिस्पॉन्स लेता है कि क्या लाइन फ्री है या लाइन फ्री नहीं।
इट वेट्स अंटिल द नोड हैज कंप्लीटेड द ट्रांसमिशन। अगर तो लाइन फ्री है तो इसका मतलब है कि दूसरा जो कंप्यूटर है वो डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अगर लाइन फ्री नहीं है तो इसका मतलब है फिर पहला कंप्यूटर जब तक मैसेज को ट्रांसमिट नहीं कर देता, लाइन आइडल या फ्री नहीं होती, तो डाटा दूसरा कोई भी कंप्यूटर इसके जरिए से ट्रांसमिट नहीं कर सकता। हम इसको सिंपली कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कुलियन सेंस। इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास जो मेथड इसमें यूज किया जाता है हम उसे कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कुलियन डिटेक्शन। हम इसे CD के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कुलियन डिटेक्शन में क्या होता है, जहां पे कुलियन हो चुका होता है वहां पे डिटेक्ट किया जाता है ताकि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सके। इट इज अ लोकल एरिया एक्सेस मेथड। ये लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक बेसिकली एक्सेस मेथड है। इट रिजॉल्व्स द कंटेंशन बिटवीन 2 और मोर स्टेशंस बाय कुलियन डिटेक्शन। जहां पे कुलियन होती है वहां चेक किया जाएगा कि यहाँ कितनी रेट के साथ कुलियन हुई और उसमें कितना डाटा लॉस हुआ है। इफ 2 स्टेशंस ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम, अगर 2 कंप्यूटर्स या 2 नोड कंप्यूटर एक ही वक्त में डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, दे बोथ स्टॉप एंड जनरेट अ सिग्नल दैट अ कुलियन हैज अकर्ड। तो दोनों कंप्यूटर एक सिग्नल इशू करेंगे और कहेंगे कि यहाँ पे कुलियन हो चुका है, स्टेशंस वेट एंड रीट्रांसमिट डाटा। फिर बारी बारी जो स्टेशंस हैं या कंप्यूटर्स हैं वो अपना डाटा सेंड करेंगे ताकि फर्दर उस डाटा को सेंड किया जा सके जब लाइन फ्री होगी। लाइन का फ्री होना इसमें सबसे अहम है क्योंकि बस टोपोलॉजी के अंदर आमतौर पे जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो लाइन के थ्रू ही ट्रेवल करवाए जाते हैं। इसके बाद तीसरा मेथड जो हम इसमें अडॉप्ट करते हैं हम उसे कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस ओवर कुलियन रेजोल्यूशन भी कह सकते हैं। इट अलाउज मल्टीपल डिवाइसेस टू टॉक एट द सेम टाइम। अगर हम चाहते हैं कि एक ही वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस डाटा को ट्रांसमिट करें, अ प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डिटरमिन द प्रायोरिटी ऑफ द डिवाइसेस। सो उस मकसद के लिए हमें एक ऐसा मेथड और एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा जिसके जरिए से एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली मल्टीपल डिवाइसेस डाटा को ट्रांसमिट करें। इसके बाद हम दूसरे प्रोटोकॉल की बात करते हैं, यह है टोकन रिंग। Basically, this one is a network standard that is typically used in local area network. हम इसे भी आमतौर पे local area network के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक प्रोटोकॉल की तरह अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है। It allows network devices to access the network. इसके जरिए से होता क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस को इंटरनेट के साथ हम मुंसलिक करते हैं और नेटवर्क को कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर या नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर चलाना आसान बनाते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें एक सिग्नल इशू किया जाता है जिसको हम टोकन के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। टोकन बेसिकली एक टिकट की तरह रिएक्ट करती है। अ डिवाइस कैन ट्रांसमिट डाटा ओवर द नेटवर्क ओनली इफ इट हैज अ टोकन। मैं इसकी मिसाल आपको सिंपली इस तरह समझाता हूं, जैसे आप बचपन में क्लासरूम में मौजूद हुआ करते थे और आपको एक पास दिया जाता था, आपकी क्लास के जो इंचार्ज होते थे या आपकी क्लास का जो CR होता था उसकी तरफ से एक पास मिलता था। जिसके हाथ में वो पास होता था वो क्लास से बाहर जा सकता था। सो बेसिकली यही मेथड अडॉप्ट किया जाता है टोकन रिंग के अंदर। मल्टीपल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और उन डिवाइसेस में एक टिकट, एक टोकन इशू किया जाता है, एक सिग्नल इशू किया जाता है। जिस डिवाइस के पास वो सिग्नल होगा वही डिवाइस डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है, अदरवाइज डाटा ट्रांसमिशन मुमकिन नहीं। Only one token is available in one network. That is why no collision can occur. चूंकि पास होता ही एक है, एक ही टिकट होती है, एक ही टोकन होता है, सो यहाँ पे collision होने के चांसेस नहीं होते। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें डेटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो बहुत स्लो होता है रादर देन द इथरनेट। इसमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन किस तरह होती है, व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू सेंड अ मैसेज इट गेट्स द टोकन। जब किसी कंप्यूटर ने डेटा को सेंड करना है वो सबसे पहले टोकन लेगा, पुट्स द डाटा इनटू द टोकन, उसके बाद वो टोकन के अंदर डाटा को पुट करेगा, देन एड्स द एड्रेस ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर। चूंकि सेंडिंग डिवाइस का एड्रेस उसके पास पहले से मौजूद होता है, सो जो रिसीविंग डिवाइस है उसका एड्रेस भी इसने नॉमिनेट करना होता है। टोकनिंग में जो टोकन होता है वो बेसिकली हर कंप्यूटर में मुंतकिल होता है, फिर उसके बाद अगले कंप्यूटर में एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये मेथड तब तक चलता रहता है जब तक आखिरी कंप्यूटर तक मैसेज नहीं पहुंच जाता। अगर कंप्यूटर जिस तक मैसेज पहुंचाना है उसका एड्रेस मिल गया तो जो सिग्नल है वो वहीं पे ड्रॉप हो जाएगा और फिर दोबारा से कम्युनिकेशन वो स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई भी कंप्यूटर मैसेज को रिसीव नहीं करता तो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो वापस सेंडिंग कंप्यूटर में चला जाता है और वहां पे जाके इंडिकेट करता है कि मैसेज किसी भी कंप्यूटर ने रिसीव नहीं किया, तो जो सेंडिंग कंप्यूटर होता है वो अपनी मर्जी से उस मैसेज को डिस्कार्ड कर सकता है। इसमें आमतौर पे डाटा ट्रांसमिशन का जो रेट होता है वो 4 MB से लेके तकरीबन 1 GB तक होता है। सो इथरनेट के मुकाबले में ये बहुत हद तक स्लो होता है।
इसके बाद अगर हम बात करें तीसरी तरह के प्रोटोकॉल की, तो हम इसे कहते हैं ARCnet, ARCnet के नाम से भी इसे जाना जाता है। इट स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें बहुत से कंप्यूटर्स आपस में मुंसलिक होते हैं जिनके अंदर डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। ये 1977 में इंट्रोड्यूस हुआ था और आमतौर पे इस प्रोटोकॉल के जरिए से हम ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स के जरिए से डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो ट्री टोपोलॉजी है उसके जरिए से भी डेटा को आमतौर पे सेंड किया जा सकता है। ये दूसरे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी निस्बत स्लो होता है। नॉर्मली इसकी जो स्पीड थी वो 2.5 MB पर सेकंड के हिसाब से थी, लेकिन इसको इंस्टॉल करना, इसको कॉन्फ़िगर करना, इसकी मेंटेनेंस ये बहुत आसान है। डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम इस प्रोटोकॉल के जरिए से बात करें तो इसमें ट्रांसमिशन रेट तकरीबन 100 MB पर सेकंड के हिसाब से डेटा को ट्रांसमिट करने की ऑप्शन और अवेलेबिलिटी मौजूद है। इसके बाद हमने टीसीपी और आईपी के मतलब पढ़ना है, सो हम बात करते हैं टीसीपी की। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी से मुराद होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बेसिकली आजकल ये इस्तेमाल होने वाला एक मुनफरद किस्म का प्रोटोकॉल है जिसको हम आमतौर पे इंटरनेट को एक्सेस करने और उसके जरिए से डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के ऊपर अगर मैसेज को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं देन दिस प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड। टीसीपी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है और आईपी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, हम अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। टीसीपी बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा डिलीवरी, डेटा को पहुंचाना डेस्टिनेशन तक। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज टू प्रोवाइड द रूटिंग इंफॉर्मेशन। कहां से डेटा ने कहां तक पहुंचना है, कौन सी सेंडिंग डिवाइस डेटा को सेंड करेगी और कौन सी रिसीविंग डिवाइस डेटा को रिसीव करेगी, इट आल्सो डिफाइंस बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस मकसद के लिए डेटा ट्रांसमिट किस तरह होता है, तो याद रखिएगा इसमें पैकेट स्विचिंग का एक कंसेप्ट होता है। पैकेट स्विचिंग क्या है? बेसिकली इसमें पैकेट स्विचिंग का एक कंसेप्ट होता है और पैकेट स्विचिंग क्या है? लार्ज मैसेजेस आर टू बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर वन एंड स्मॉलर पैकेट्स आर टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेंडर साइड टू द रिसीविंग साइड। अब इसमें क्या होता है, बड़ा मैसेज जो है उसको डिवाइड करके छोटे मैसेज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर उसे इंटरनेट के जरिए से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है। पैकेट्स रीअसेंबल होते हैं उस ऑर्डर के अंदर जिस ऑर्डर के अंदर डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है। सो सेंडर साइड पे जिस तरह पैकेट्स बने थे, रिसीविंग साइड पे जब मैसेजेस पहुंचेंगे तो वो उसी ऑर्डर के तहत पहुंचेंगे जिस ऑर्डर के तहत उनको वहां पे भेजा गया था। पैकेट्स हमेशा याद रखिएगा वो मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस के जरिए से ट्रांसमिट करते हैं। मोस्टली हमें रूटर इस मकसद के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जिनके जरिए से डेटा ने ट्रांसमिट करना होता है। अब उसके बाद हम कम्युनिकेशन की लाइंस की बात करते हैं। हमारे पास बहुत सी अकसाम की लाइंस मौजूद हैं जिनके जरिए से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उनमें से मेन दो लाइंस की मैं बात करूंगा, एक है ISDN और दूसरी है DSL। हम पहले बात करते हैं ISDN की। ISDN क्या चीज है? बेसिकली ISDN कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये एक ऐसी लाइन है जिसके जरिए से हम डिजिटल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स फास्टर ट्रांसफर रेट्स देन डायल अप टेलीफोन। पुराने जमाने में जो टेलीफोन्स थे उनके जरिए से हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते थे। पहले एक नंबर डायल करना पड़ता था, नंबर डायल करने के बाद इंटरनेट तक एक्सेस हासिल होती थी, फिर उसके बाद हमने कम्युनिकेशन करनी होती थी। वो एक लंबा चौड़ा काम था। अब हम क्या करते हैं, हम ISDN मेथड को यूज करते हैं और स्मॉल बिजनेस के अंदर या होम यूजर्स इसको बड़ी आसानी के साथ डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ द डेटा ओवर स्टैंडर्ड कॉपर टेलीफोन लाइंस। जो हम नॉर्मली घरों में टेलीफोन की लाइंस हमारे पास मौजूद होती हैं, हम उन्हीं के जरिए से डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इस स्टैंडर्ड के जरिए से। याद रखिएगा एक टेलीफोन लाइन 3 सिग्नल या इससे ज्यादा सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ISDN के अंदर जो स्पीड नॉर्मली इस्तेमाल होती है वो 1.54 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से डेटा ट्रांसफर रेट इसमें मौजूद है। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की लाइन की, हम उसे कहते हैं DSL। DSL को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली DSL कॉपर टेलीफोन लाइन को इस्तेमाल करते हुए फास्टेस्ट कम्युनिकेशन करवाने का एक जरिया है। DSL को कॉन्फ़िगर करना, इंस्टॉल करना ISDN की निस्बत बहुत आसान है और इसमें डेटा की ट्रांसमिशन भी फास्ट होती है। नॉर्मली इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो 128 KB से लेके तकरीबन 8 MB तक है। सो डेटा फास्टली यहाँ पे कम्युनिकेट करता है।
और इसके जरिए से सेफली डाटा को हम डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकते हैं। आज के लेक्चर को एक दफा रिवाइज करिएगा। अगर आप समझें कि आपको आज के लेक्चर में कहीं पे किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप कमेंट में या ईमेल के जरिए से मुझे पूछ सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 8 के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने बात करनी है इंटरनेट के ऊपर, फिर इसके बाद हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कब बना था, इसकी जरूरत क्यों पेश आई थी, और उसके बाद हम इंटरनेट की जो मेन सर्विसेज हैं उनके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। इंटरनेट क्या चीज है? इंटरनेट इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट आर ऑल कनेक्टेड टू वन अनदर। इंटरनेट बेसिकली इसके सिवा कुछ नहीं है कि हमने जितने भी कंप्यूटर्स वर्ल्ड वाइड पड़े हुए हैं उनको आपस में कम्युनिकेशन लाइंस के जरिए से जोड़ दिया हुआ। बेसिकली हम इसे एक ग्लोबल नेटवर्क के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर्स हमेशा याद रखिएगा मुख्तलिफ कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन लाइंस के जरिए से आपस में जुड़ा होता है, जैसे फोन लाइंस हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हैं। मुख्तलिफ तरह की जो लाइंस हैं उनके जरिए से हमने कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया और इसी चीज को हम इंटरनेट कहते हैं। इट इज द बेसिक पर्पज ऑफ इंटरनेट टू फाइंड information that is stored on different types of computers that are also called as host or servers। हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जहां पे मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। हम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए भी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली आजकल जो इंटरनेट है वो कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की वजह से हर एक इंडिविजुअल तक बआसानी पहुंच रहा है। उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हम TCP/IP के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है जहां पे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो बुक्स के अकॉर्डिंग है, मैगजीन्स के मतलब है, इंसाइक्लोपीडियाज के मतलब है या किसी रेलिवेंट मटेरियल के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटरनेट की मदद से हम बआसानी हासिल कर सकते हैं। हम घर बैठे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर सकते हैं और ये सारा कुछ जिस वजह से मुमकिन है ये इंटरनेट ही की वजह से मुमकिन है। अगर हम बात करें कि इंटरनेट का आगाज कब हुआ था तो एक्चुअली 1960s के अंदर रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार स्टार्ट हो गई। ये जंग अजीम दोयम के बाद का वाकया है जब दोनों बड़े मुमालिक, दोनों सुपर पावर्स ने आपस में रवाबित को बिल्कुल खत्म कर दिया था। उस वक्त दुनिया का पहला नेटवर्क जो 4 कंप्यूटर्स के ऊपर मुश्तमिल था उसके ऊपर काम शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट को आरपा का नाम दिया गया। आरपा स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। बाद में यही प्रोजेक्ट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के हिसाब से चलाया जाने लगा। इसका नाम रख दिया गया डारपा, यानी डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब इसमें मुख्तलिफ तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दी। उसके बाद इस नेटवर्क की वुसअत का अंदाजा आप इस तरह लगा सकते हैं। वो नेटवर्क जो 1960s में 4 कंप्यूटर्स के ऊपर मुश्तमिल था, आज वो बिलियंस ऑफ द कंप्यूटर डिवाइसेस के ऊपर बेस करता है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जिनमें NSF, IEEE, ANSI और ISO, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इंटरनेट को फैलाने में दुनिया में बहुत कलीदी काम सरअंजाम दिया है। डारपा ने मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके तो एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरे यूरोप और पूरे अमेरिकन स्टेट्स तक बआसानी इंफॉर्मेशन को फैलाने का सबब बना। आजकल हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा ये डारपा और NSF नेट ही की बदौलत हम तक पहुंचा हुआ है। 1989 में जितने भी प्रीवियस नेटवर्क्स थे उनको किसी एक कॉमन कम्युनिकेशन सोर्स के साथ अटैच कर दिया गया और इस मकसद के लिए सबसे बुनियादी काम वो नेशनल साइंस फाउंडेशन का था। आज इंटरनेट हर एक शख्स तक जो बआसानी एक कंप्यूटर डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है, इंटरनेट उस तक पहुंच चुका है। अगर हम इंटरनेट की सर्विसेज की बात करें तो सबसे कॉमन जो सर्विस इंटरनेट के लिए अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड एज WWW। हम इसे फुल फॉर्म के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं। बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? मिलियंस ऑफ द वेबसाइट आर लिंक्ड विद ईच अदर, सो इट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स आपस में लिंक्ड हैं उनकी कलेक्शन को हम वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं।
एक वेबसाइट क्या चीज होती है? एक वेबसाइट कंटेन्स डिफरेंट वेब पेजेस दैट कंटेन्स मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इट मे बी टेक्स्ट, इट मे बी वीडियो कंटेंट्स, इट मे बी ऑडियो और समथिंग एल्स. किसी भी तरह का जो कंटेंट है उसको हम एक पेज के ऊपर अगर इकट्ठा कर दें तो वो वेब पेज बन जाता है. और अगर हम वेब पेजेस को इकट्ठा कर दें और उनको एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर दें, लिंक कर दें, तो हम इसको वेबसाइट कहते हैं. www ने बेसिकली इंफॉर्मेशन को एक कंसाइज वे के अंदर हर यूजर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया. और आज हम जिस भी इंफॉर्मेशन को सर्च करना चाहें, हम रेलिवेंट कीवर्ड्स या वर्ड्स सर्च करते हैं और हम अपनी मुतलका इंफॉर्मेशन तक बआसानी पहुंच सकते हैं. और ये काम अगर किसी ने किया है तो वो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब ही की बदौलत हुआ है. इसके बाद एक और सर्विस की बात करते हैं. हम उसे ईमेल के नाम से जानते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल. इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? बेसिकली एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए से हम अपने मैसेजेस को बआसानी दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. इसके जरिए से फाइल्स को, फोल्डर्स को ट्रांसफर करना इंटरनेट की वजह से मुमकिन हो सका. मैसेजेस जो हम इसके जरिए से सेंड करते हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं. इट मे बी ग्राफिक्स, साउंड्स, इट मे बी सिंपल टेक्स्ट और वीडियो कंटेंट्स. हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ईमेल के जरिए से आसानी पहुंचा सकते हैं. हमारे पास ईमेल की बहुत सी सर्विसेज हैं जिनमें जीमेल, याहू, हॉटमेल और इस तरह की और बहुत सी सर्विसेज हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं. ईमेल का फायदा क्या है? ये टाइमली और फास्ट कम्युनिकेशन का एक जरिया है. ये चीप है, बहुत सस्ते जरिए से हम मैसेज इसमें सेंड कर सकते हैं. सेफ है, सिक्योर है और हम इसके जरिए से आसानी से मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं. एक और अच्छी चीज जो हमें इसमें देखने को मिलती है, हम लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल एसेसरीज, टैब के ऊपर बआसानी ईमेल कर भी सकते हैं और उसको रिसीव भी कर सकते हैं. मतलब इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस ना भी अगर हो तो हम बआसानी मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं. इसके बाद एक और सर्विस है जिसको हम टेलनेट के नाम से जानते हैं. बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो लोकल कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ या रिमोट कंप्यूटर यानी सर्वर के साथ कनेक्ट करने का रिस्पॉन्सिबल होता है. बेसिकली एक कंप्यूटर जब हम एक नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं तो वो एक टर्मिनल कंप्यूटर के तौर पे रिएक्ट करता है, या हम उसे नोड कंप्यूटर या सिंपली उसे क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं. सो क्लाइंट कंप्यूटर को डायरेक्टली अगर सर्वर कंप्यूटर के साथ जोड़ना हो तो उस मकसद के लिए हमें टेलनेट की जरूरत पेश आती है. इस मकसद के लिए जो रिमोट कंप्यूटर होता है वो एक लॉगिन इशू करता है जिसको हमने क्लाइंट कंप्यूटर के जरिए से एक्सेस करना होता है और उसके जरिए से हम क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की इंटरेक्शन बआसानी करवा सकते हैं. इसके बाद एक और सर्विस है जिसको हम FTP के नाम से जानते हैं. FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये बहुत अहम प्रोटोकॉल है. इस प्रोटोकॉल के जरिए से हम इंटरनेट के ऊपर बआसानी फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं. फाइल्स में ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स और इस तरह का कोई भी डाटा वो मौजूद हो सकता है. इस मकसद के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं. एक को हम कहते हैं अपलोडिंग, एक को हम कहते हैं डाउनलोडिंग. FTP फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है. बहुत सी एग्जांपल इसमें हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं. Qt FTP, WS FTP, ये FTP की मेन एग्जांपल हैं जो सॉफ्टवेयर के तौर पे हमें फाइल्स को अपलोड या डाउनलोड करने की परमिशन देती हैं. अब अगर हम अपलोडिंग की बात करें तो अपलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने कोई भी फाइल लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर में ट्रांसफर करनी होती है. मैं सिंपली अगर इसकी मिसाल दूं तो YouTube के ऊपर जो आप लेक्चर देख रहे हैं ये किसी कंप्यूटर से अपलोड हुआ है. सो इसका मतलब है कि मैंने कोई फाइल YouTube के सर्वर के ऊपर अपलोड की. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अपलोडिंग. कोई भी फाइल जो आप फेसबुक के ऊपर या कोई भी फाइल आप YouTube के ऊपर अगर अपलोड करते हैं तो हम इसको सिंपली एक ऐसा प्रोसेस कहते हैं जिसमें हमारे लोकल कंप्यूटर से फाइल रिमोट कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर तक पहुंचती है. और अगर इसका रिवर्स हो, जैसे अगर हमने रिमोट कंप्यूटर से कोई फाइल अपने कंप्यूटर में महफूज की या ट्रांसफर की तो हम इसे डाउनलोडिंग कहते हैं. जैसे मैं सिंपल इसकी मिसाल देता हूं, आप मेरा लेक्चर डाउनलोड करते हैं तो हम जो स्पेसिफिक टर्म इसके लिए यूज करेंगे, इट इज ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर टू द क्लाइंट कंप्यूटर. रिमोट कंप्यूटर या सिंपली हमारे पास जो रिमोट चैनल है वो YouTube है, और जो आपका कंप्यूटर है जिसमें आपने फाइल को महफूज किया या ट्रांसफर किया, दैट इज सिंपली लोकल कंप्यूटर. एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डाउनलोडिंग. इसके बाद अगर हमने इंटरनेट को एक्सप्लोर करना हो तो उस मकसद के लिए हमारे पास एक मेन्यू बेस्ड सिस्टम मौजूद है जिसको हम गूफर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं.
बेसिकली इंटरनेट और उसके रिसोर्सेज को ओपन और एक्सप्लोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अंदर ये ऑप्शंस और अवेलेबिलिटी मौजूद हैं कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर मौजूद है हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं और हम उसको सर्च भी कर सकते हैं। बेसिकली इसके जरिए से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी जरिए से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च भी कर सकती है और उसे महफूज भी कर सकती है। इसके बाद हमारे पास इंटरनेट की एक और फैसिलिटी है जिसको हम चैट ग्रुप्स के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम अपने व्यूज को, आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं उन लोगों के साथ जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल वही होता है जो हमारा है। एक जैसा ग्रुप जिसमें एक जैसी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर इंटरेस्ट रियल टाइम के अंदर अगर हम एक्सचेंज करें तो हम इसको चैट ग्रुप के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंट्रानेट की, ये एक और फैसिलिटी है जो इंटरनेट की वजह से हमें मिली है। ये क्या है? ये एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क होता है जिसमें हम बआसानी इंफॉर्मेशन एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा चूंकि प्रोटेक्टेड होती है फ्रॉम अनऑथोराइज्ड पर्सन। सिंपली अगर हमने एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना हो, हम इंट्रानेट इस्तेमाल करते हैं। सिंपली ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क कहलाता है। इसके बाद अगर हम एक्स्ट्रानेट की बात करें तो एक्स्ट्रानेट बेसिकली कलेक्शन ऑफ इंट्रानेट होता है। दो से ज्यादा इंटरनेट कनेक्शंस को अगर हमने इकट्ठा कर दिया हो तो हम सिंपली इसे एक्स्ट्रानेट कहते हैं। याद रखिएगा ये भी एक सिक्योर्ड नेटवर्क होता है जिसमें इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान रहती है जिनका ये नेटवर्क होता है। अब आखिर पे हम बात करते हैं HTTP की। हम इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा ये वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसने आपको आपके कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड वेब के साथ अटैच करना होता है या जोड़ना होता है या लिंक करना होता है। बेसिकली अगर आप सर्वर साइड से कोई वेब पेज अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं तो उस मकसद के लिए HTTP प्रोटोकॉल लाजमी है। इस प्रोटोकॉल के बिना कोई भी वेब पेज आपके सिस्टम के ऊपर या आपके लैपटॉप के ऊपर कभी भी एक्सप्लोर नहीं होगा। कभी भी आपको कोई वेब पेज नजर ना आए अगर ये प्रोटोकॉल आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके कंप्यूटर के अंदर मौजूद नहीं है। इसका प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि इसने वेब सर्वर और उस HTML पेज को जिसको आपने सर्च किया या आप उसे देखना चाहते हैं आपके वेब ब्राउजर के ऊपर उसको दिखाना और सर्वर से इंटरेक्शन करना, ये इस प्रोटोकॉल की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। बेसिकली ये एक कंप्यूटर यूजर को इंटरनेट को एक्सेस करना ग्रांट करता है। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी चीज जिसकी आपको समझ नहीं आई और आप पूछना चाहते हैं आप कमेंट में भी मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के जरिए से भी मुझ तक मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, आई एम मोहम्मद हसन हाशमी और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के आखिरी टॉपिक OSI मॉडल के साथ। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे OSI मॉडल क्या है, इसकी लेयर्स क्या हैं और ये कैसे ऑपरेट होती हैं। अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। और इंटरनेट जो हम इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर ये लेयर्स कैसे रोल प्ले करती हैं। टोटल जो लेयर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई आपको नजर आ रही हैं। हमने इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इन लेयर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं OSI मॉडल की। ये कब बना, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। सबसे पहले अगर हम इसको रिव्यू करें तो बेसिकली OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को अगर हम जनरली ट्रांसलेट करें तो बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जरूरी नहीं है कि डिवाइसेस एक जैसी हों तो कम्युनिकेट कर सकती हैं। मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस को हम आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए ये मॉडल इस्तेमाल करते हैं। या दिस मॉडल इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एन ओपन सिस्टम इज अ मॉडल दैट अलाउज एनी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स टू कम्युनिकेट इवन इफ देयर आर्किटेक्चर्स आर डिफरेंट। अगर तो डिवाइसेस का आर्किटेक्चर
उनका फ्रेम, उनका ढांचा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग वो डिफरेंट मेथड्स के जरिए से हुई है, स्टिल दे कैन कम्युनिकेट। ओएसआई मॉडल को डेवलप किसने किया था? याद रखिएगा 1983 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है जिसने इस मॉडल को प्रेजेंट किया था, और आज भी इस मॉडल की वजह से हम बआसानी डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करके इंटरनेट के जरिए से अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। Basically, it provides a logical framework for the data communication process to interact across the networks. नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस हैं, लॉजिकली हम उन्हें आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, और ये मेथड उसके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल समझा जाता है। The standards were created for the computer industry to allow different networks to work together efficiently. बेसिकली इन मॉडल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकें और एक नेटवर्क, एक ऐसा यूनिक नेटवर्क क्रिएट हो सके जिसमें डिवाइसेस फर्दर आपस में कम्युनिकेट कर सकें। बेसिकली वैसे मॉडल के अंदर टोटल 7 लेयर्स होती हैं, और हर लेयर का अपना एक काम, अपना एक फंक्शन है जो उसने एक नेटवर्क कम्युनिकेशन के अंदर रोल प्ले करना होता है। याद रखिएगा जो 7 लेयर्स हैं उनको हम 2 जनरल ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप, उसको हम कहते हैं ग्रुप ऑफ अपर लेयर्स, और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लोअर लेयर्स। ये दोनों ग्रुप कितनी कितनी लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, इन्होंने क्या रोल प्ले करना होता है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। अपर लेयर के ग्रुप की अगर हम बात करें, अपर लेयर फोकस ऑन यूजर एप्लीकेशंस एंड हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफर। डेटा फाइल्स को ट्रांसमिट करने से पहले बनाना और उसको कंप्यूटर के अंदर रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है, ये अपर लेयर की वजह से मुमकिन होता है। और अगर हम लोअर लेयर की बात करें तो दीज लेयर्स आर कंसर्न्ड विद हाउ द डेटा विल बी कम्युनिकेटेड एंड हाउ द नेटवर्क एक्चुअली अकर। किस तरह का नेटवर्क बनता है, हाउ द डेटा विल बी ट्रांसमिटेड, हाउ डिफरेंट डिवाइसेस आर टू बी कनेक्टेड विद ईच अदर, ऑल द थिंग्स आर कंसर्न्ड विद द लोअर लेयर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1 by 1 लेयर्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे टॉप लेयर जो होती है, हम उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। याद रखिएगा टोटल 7 लेयर्स हैं। याद रखिएगा टोटल 7 लेयर्स हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर उसके बाद डेटा लिंक, और आखिर पे फिजिकल लेयर है। हम 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं ताकि हम देख सकें किस लेयर ने क्या काम करना होता है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की। बेसिकली इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, हम इसको एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट प्रोवाइड सर्विसेज डायरेक्टली टू द यूजर एप्लीकेशन। आपने जहां पे मैसेज को कंपोज करना है, लाइक आपने एक ईमेल टाइप करनी है, सो जहां पे आपने ईमेल टाइप करनी है या आपने ईमेल लिखनी है, उसको हम सिंपली एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द नेटवर्क। इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक नेटवर्क यूजर को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट करता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट फॉर द सर्विसेज सच एज ईमेल, रिमोट फाइल एक्सेस मेथड एंड ट्रांसफर मेथड, शेयर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड अदर टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। बेसिकली इसके जरिए से किसी भी तरह के इंटरफेस जो एप्लीकेशंस हमें प्रोवाइड करती हैं, हम उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो ईमेल टाइप करने से हो, चाहे फाइल को एक्सेस या ट्रांसफर करने से हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शेयर करने या डेटा को रिसीव करने से हो, या डिस्ट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, तो ये सारी सर्विसेज हमें जहां पे मिलती हैं, हम उस लेयर को एप्लीकेशन लेयर के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको इसकी डायग्राम स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है तो आप वहां पे देखिएगा। एप्लीकेशन लेयर इज टोटली कंसर्न्ड विद द कंटेंट्स दैट वी राइट इन द एप्लीकेशन। जो कंटेंट्स हम राइट कर रहे होते हैं या जिन कंटेंट्स को हम रिव्यू कर रहे होते हैं, वो बेसिकली एप्लीकेशन लेयर ही की वजह से मुमकिन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर परफॉर्म्स डेटा रिफॉर्मेटिंग, डेटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने डेटा को रिफॉर्मेट करना होता है, उसका पैटर्न चेंज करना होता है, डेटा को कंप्रेस करना होता है और उसको इंक्रिप्ट करना होता है, ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस से
हम सिस्टम को बचा सकें। अब वन बाय वन हम इनके ऊपर बात करते हैं कि डेटा रिफॉर्मेटिंग क्या चीज होती है, इसके बाद इंक्रिप्शन क्या चीज होती है और डेटा कैसे एक लेयर से दूसरी लेयर में जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा रिफॉर्मेटिंग की। When two computers exchange data, the data is changed to the bit streams before it is transmitted. जब दो कंप्यूटर्स ने आपस में डेटा को ट्रांसमिट करना होता है तो याद रखिएगा डेटा जब भी ट्रांसमिट होगा वो स्ट्रीम्स की फॉर्म में ट्रेवल करेगा जो कि बिट्स के ऊपर मुश्तमिल होंगी। अगर डेटा बिट्स की फॉर्म में ट्रांसलेट होगा तो फिर ही आगे फर्दर उसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। द कंप्यूटर में यूज डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स। इसमें जरूरी नहीं है कि एक ही इनकोडिंग स्कीम या एक ही इनकोडिंग पैटर्न वो इस्तेमाल किया जाए। इनकोडिंग पैटर्न क्या होता है इसको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप वहां पे इन लेक्चर्स को सुनेंगे तो आपको इनकोडिंग टेक्निक्स का आसानी पता चल जाएगा और आपको समझ आ जाएगी। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली सेंडिंग कंप्यूटर में ही डेटा को चेंज करती है और अपना एक फॉर्मेट डिजाइन करती है जिसके जरिए से उसने डेटा को सेंड करना होता है। जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो सेंडिंग कंप्यूटर के मुताबिक अपना फॉर्मेट डिजाइन करता है और उसके मुताबिक डेटा को रिसीव करता है। सो हम सिंपली कह सकते हैं द प्रेजेंटेशन लेयर एट द रिसीविंग कंप्यूटर चेंज डेटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ द रिसीवर फॉर्मेट। जिस तरह रिसीवर कंप्यूटर उसको रिसीव करता है उसी पैटर्न के अंदर सेंडर का फॉर्मेट चेंज होता है और फिर डेटा आपके कंप्यूटर में चला जाता है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूं, लाइक मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं उर्दू के अंदर और मैं अपने पैटर्न के तहत आप लोगों को कोई बात समझा रहा हूं, मेरे जहन में कुछ और चल रहा है, लेकिन जब आप उसको परसीव करेंगे, आप उसको रिसीव करेंगे तो आप उसको अपने अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। बात मैं कर रहा हूं, समझ आप रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग इज कॉल्ड एज डेटा फॉर्मेटिंग इन प्रेजेंटेशन लेयर। इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रिप्शन की। प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली डेटा को इंक्रिप्ट करती है ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से हम अपने डेटा को बचा सकें। It means that the sender transforms the original information to another form and sends resulting message over the internet. जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन होती है सेंडर उसको किसी दूसरे अंदाज में भेजता है। लाइक मैंने आप तक कोई मैसेज पहुंचाना है, अगर वो हसास नोयत का मैसेज है तो मैं कभी भी उसको सीधा एज इट इज आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज क्रिएट करूं या उसमें कुछ ऐसा मैसेज जनरेट करूं जो सिर्फ आपको समझ आए, किसी इररेलेवेंट बंदे को वो समझ ना आए। तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज इंक्रिप्शन। चैप्टर नंबर 3 में हम इंशाल्लाह इस पे डिटेल में बात करेंगे। रिसीवर ने जब डेटा को हासिल करना होता है तो उसके बाद वो उसको डीक्रिप्ट करता है और डीक्रिप्ट करने के बाद उसको वो अंडरस्टैंड करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है कंप्रेशन, जो प्रेजेंटेशन लेयर ने करनी होती है। इसमें जो बिट्स का साइज होता है उसको रिड्यूस किया जाता है, उसको कम किया जाता है और प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली लार्ज अमाउंट के डेटा को स्मॉल साइज के अंदर कन्वर्ट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर जिसको हम सेशन लेयर कहते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये एक नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने, कनेक्शन को मेंटेन करने यानी मैनेज करने और कनेक्शन को टर्मिनेट करने की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सेशन बेसिकली मैसेजेस को दो कंप्यूटर्स के दरमियान एक्सचेंज करने का एक जरिया है। इट सिंक्रोनाइजेस यूजर टास्क्स। इसने यूजर ने जो काम करना होता है उसको सिंक्रोनाइज करना होता है। सिंक्रोनाइजेशन क्या है हम इसके ऊपर बात करते हैं। बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन चेक पॉइंट्स की तरह डेटा स्ट्रीम्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब ये क्या चीज होती है अभी मैं आपको इसमें मिसाल देता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन याद रखिएगा अगर मैसेज को सेंड करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है तो जो चेक पॉइंट्स होते हैं उन्हीं चेक पॉइंट्स के नतीजे में डेटा को हम रीट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सपोज करें आप एक गेम खेल रहे हैं, अब आप उस गेम के अंदर टोटल 20 स्टेजेस रखते हैं, आपने उसमें से 11 स्टेजेस कंप्लीट कर ली। अब आपका जब प्लेयर वो डिफीट होगा तो आप ऐसा नहीं है कि हर दफा फर्स्ट स्टेज से उसको गेम को प्ले करना स्टार्ट करेंगे। जिस स्टेज पे आपका प्लेयर वो डिफीट हुआ अब वहीं से दोबारा गेम को कंटिन्यू करेंगे। हम इसको चेक पॉइंट कहते हैं और बेसिकली ये काम करना ये सेशन लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल होता है। इसके बाद अगर आप इसकी डायग्राम को देखें तो वहां से बात समझनी आसान हो जाएगी। सेशन लेयर बेसिकली चेक पॉइंट्स क्रिएट करती है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। बजाय नए सिरे से फिर कम्युनिकेशन की जाए,
जहां पे हमारी लास्ट कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है वहीं से दोबारा कम्युनिकेशन री एस्टैब्लिश हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ द डेटा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द डेटा। इट इंश्योर्स दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री। इसने ये देखना होता है कि क्या जो मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो रहे हैं वो एरर फ्री हैं या नहीं है। इसमें जो बड़ा मैसेज होता है उसको हम स्मॉलर पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं ताकि डेटा को कम्युनिकेट करना आसान हो जाए। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूं। सपोज करें आपके पास 40 kg का एक ह्यूज पैकेट अवेलेबल है। आप उस पैकेज को या पैकेट को अगर एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना चाहते हैं तो बजाय 40 kg के पैकेज को या पैकेट को एक ही मर्तबा उठा के आप वहां पे लेके जाएं तो मुमकिन है आपसे उठाया ना जाए। आप उसको उसके स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दें। सपोज करें आपने 5 kg के 8 पैकेट्स बना लिए हैं। सो उन 8 पैकेट्स को आप बआसानी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे और आपके लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना दिक्कत का बाइस नहीं बनेगा। सो इस मकसद के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बड़े मैसेज को स्मॉलर पैकेट्स के अंदर कन्वर्ट कर देती है ताकि डेटा एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच सके। दीज पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड। बेसिकली इन पैकेजेस को या इन पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो बाज जो छोटे पैकेजेस होते हैं वो स्पीड से चले जाते हैं और जो बड़े पैकेजेस या पैकेट्स होते हैं वो थोड़ा लेट पहुंचते हैं। तो जब रिसीवर साइड पे ये पहुंचते हैं तो वहां पे फिर रीअसेंबल होते हैं। दे आर चेक्ड फॉर एरर्स। वहां पे चेक किया जाता है कि क्या किसी पैकेट में कोई एरर तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो प्रॉब्लम होगी तो उसको रिकवर किया जाएगा और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रिसीविंग साइड पे उसको एज इट इज पहुंचा दिया जाएगा। अगर वहां पे डेटा में कोई प्रॉब्लम आ जाती है सेंड करते वक्त तो ट्रांसमिशन दोबारा से एस्टेब्लिश होगी, कनेक्शन दोबारा से एस्टेब्लिश होगा और डेटा फिर रीट्रांसमिट किया जाएगा। इसके बाद अगर हम डायग्राम देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है The large messages are to be converted into the form of segments and these segments are to be transmitted from one computer to another computer and the messages are to be reassembled. वो दोबारा से assemble किए जाते हैं ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंचाया जा सके। अब उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर की। The responsibility of network layer is to establish, maintain and terminate network connections. इसने एक नेटवर्क में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, उसको मेंटेन करना और कनेक्शन को टर्मिनेट करना व्हेन द कम्युनिकेशन इज टू बी डन। तब उस सूरत में हमें नेटवर्क लेयर की जरूरत पेश आती है। इट मैनेजेस द डिलीवरी ऑफ द डेटा फ्रॉम द सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। ये रिस्पॉन्सिबल है कि सोर्स कंप्यूटर से मैसेज ले और उसे डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाए। नेटवर्क लेयर डिटरमिन्स लॉजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर कंप्यूटर एंड द रिसीवर कंप्यूटर। इसकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि इसने लॉजिकल पाथ जनरेट करने होते हैं, वो जरिए बनाने होते हैं, वो रास्ते बनाने होते हैं जिनके जरिए से डेटा ने सेंडर साइड से रिसीवर साइड पे जाना होता है। देयर मे बी मेनी नेटवर्क्स बिटवीन टू कंप्यूटर्स। हो सकता है कि दो कंप्यूटर्स के दरमियान बीसीओ नेटवर्क्स अवेलेबल हो। सो जो शॉर्टेस्ट पाथ का इंतखाब करना होता है जिसके जरिए से मैसेजेस एरर फ्री और एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुंच सकें, ये काम नेटवर्क लेयर ने करना होता है। दिस लेयर मैनेजेस टू सेंड डेटा फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। इस लेयर ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने सोर्स कंप्यूटर से डेटा लेके उसको डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक पहुंचाना होता है। पैकेट्स की क्रिएशन बेसिकली इसी लेयर की वजह से अपने इख्तिताम को पहुंचती है। अब जो पैकेट्स दोबारा से रीअसेंबल्ड होते हैं उनकी असेंबली वो बेसिकली नेटवर्क लेयर ही की वजह से होती है। उनको कंपोज करना, उनको इकट्ठा करना, उनको बाइंड करना, ये नेटवर्क लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ द फिजिकल लिंक एस्टैब्लिश एट लेयर 1। इसकी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिकल लेयर को सपोर्ट करना होता है। अब इसमें क्या काम होते हैं? नंबर 1 फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या चीज है? इट मींस दैट दिस लेयर डिवाइड्स द स्ट्रीम ऑफ द बिट्स इनटू मैनेजेबल डेटा यूनिट्स कॉल्ड द फ्रेम्स। इसने जो बड़े बिट्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, उनको उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है जिनको मैनेज करना एक कंप्यूटर के लिए आसान होता है। अब इसके अलावा इसने फ्लो कंट्रोल को मैनेज करना होता है। इट मींस दैट द रेट ऑफ सेंडिंग डेटा कैन बी मोर देन द रेट ऑफ द रिसीविंग डेटा। सपोज करें कि मैं आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर बहुत सी बातें समझा रहा हूं लेकिन उतनी आपसे वो रिसीव नहीं हो रही या आप उन बातों को
प्रॉपरली सीख नहीं पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन में इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि ये लेयर बेसिकली उतना ही डाटा आप तक पहुंचाए जितना आप रिसीव कर सकते हैं। बेसिकली इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये उतना ही डाटा ट्रांसमिट होने देती है या करती है एक वक्त में जितना रिसीविंग साइड उसको रिसीव करती है। अब आप इसको जनरली इस तरह समझ सकते हैं कि बहुत से एडवांस फोन हैं और बहुत से पुराने दौर के फोन हैं, तो अगर आप डाटा को ट्रांसमिट करते हैं सेंडिंग साइड के एतबार से, तो रिसीविंग साइड उतने डाटा को पिक नहीं कर सकती या रिसीव नहीं कर सकती। सो इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये एक ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश करे जिसकी वजह से सेंडिंग और रिसीविंग साइड मैनेजेबल रेट के अंदर डाटा को ट्रांसमिट कर सके। अब इसको एक और मिसाल से आप इस तरह समझ सकते हैं, अगर आप एक बस में सवार होना चाहते हैं और उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, तो उसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स दाखिल हो सकता है। अब बाहर से जो सेंडर हैं वो बस में बैठ रहे हैं, रिसीविंग साइड पे जा रहे हैं, तो एक वक्त में सिर्फ एक ही पैसेंजर वहां पे सवार हो सकता है क्योंकि उसकी लिमिट इतनी है। लेकिन अगर कोई बड़ी बस है लाइक मेट्रो है, तो उसमें एक वक्त में 2 या 3 अफराद साइमल्टेनियसली बस में सवार हो सकते हैं, क्योंकि जो सेंडिंग साइड है और रिसीविंग साइड है उसमें आमतौर पे कोऑर्डिनेशन होती है, जिसकी वजह से डाटा को सेंड करना या रिसीव करना ये आसान हो जाता है। इस लेयर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसने एरर को कंट्रोल करना होता है। इट मींस दैट इट डिटेक्ट्स एंड रीट्रांसमिट डाटा दैट इज डैमेज्ड और लॉस्ट। अगर कोई डाटा लॉस हो जाता है, कोई फ्रेम्स ऐसे हैं, कोई पैकेट्स ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे, तो उसको रीएस्टैब्लिश करना ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर एक पैकेट बार बार आ रहा है, रीजनरेट हो रहा है बार बार, तो उसको कंट्रोल करना ये भी इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली इफ 2 or more devices are connected to the same link, data link layer determines which device has control over the link at a given time. एक वक्त में कौन सी डिवाइस डाटा को रिसीव करना चाहती है या उसको सेंड करना चाहती है, इसको कंट्रोल करना इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा लिंक लेयर। The diagram of the data link layer is also available on your screen. उसमें क्या होता है, फ्रेम्स की क्रिएशन होती है, पैकेट्स बनते हैं, स्मॉलर पैकेट्स, मैनेजेबल पैकेट्स, उनको फर्दर ट्रांसमिट किया जाता है इनटू द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रीम्स, और ये बेसिकली नेटवर्क नोड्स तक पहुंचाना और नेटवर्क नोड्स को सपोर्ट करना, ये इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें शामिल होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल लेयर की। इट इज द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द यूएसए मॉडल। सबसे आखिरी, सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है जो नेटवर्क नोड्स के साथ कनेक्ट होती है, बेसिकली हम इसको फिजिकल लेयर के नाम से जानते हैं। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम्स ऑफ द बिट एंड डिफाइन हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर टू बी यूज्ड। बेसिकली इस लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डाटा को जो बाइनरी फॉर्म के अंदर है उसको ट्रांसमिट करना, नेटवर्क के जरिए से डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये फिजिकल लेयर की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल हाउ अ स्ट्रीम ऑफ बिट्स इज सेंट एंड रिसीव ओवर द फिजिकल मीडियम। एक फिजिकल मीडियम लाइक टेलीफोन वायर, कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर स्ट्रीम्स को किस तरतीब के साथ सेंड करना है और सेंडिंग और रिसीविंग साइड के ऊपर कैसे कंट्रोल को मैनेज करना है, इट इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिजिकल लेयर। इसके अंदर कुछ की एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले मीडिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको डिफाइन करना, ये इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मसलन इट डिफाइंस द टाइप ऑफ द डाटा दैट इज टू बी सेंट बिटवीन द मीडियम्स। कौन सा डाटा सेंड हो रहा है ये फिजिकल लेयर ने डिफाइन करना होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बिट्स इज आल्सो डन बाय दिस लेयर, मींस bits are encoded into the electrical signals for the transmission. This layer defines the type of the encoding. इस लेयर ने बेसिकली डिफाइन करना होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर जो बिट्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें कौन सा इनकोडिंग पैटर्न यूज किया जाना है। फिर इसने डेटा रेट को डिफाइन करना होता है, हाउ मेनी बिट्स आर टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द कंप्यूटर्स, हाउ मच डेटा विल बी सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर विल बी टैकल्ड बाय यूजिंग दिस लेयर। सो बेसिकली इसने डिफाइन करना होता है कि किस तरह का मीडिया ट्रांसमिट होगा, उसमें बिट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और किस रेट के साथ हम डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, ये फिजिकल लेयर ने डिफाइन करना होता है। इसकी जो डायग्राम है वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। बेसिकली ट्रांसमिशन मोड को भी डिफाइन करना, जो चैप्टर नंबर 3 में हम जाके पढ़ेंगे कि सिंप्लेक्स वे में डाटा को ट्रांसमिट करना है, हाफ डुप्लेक्स में करना है, फुल डुप्लेक्स में करना है। अब अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी स्ट्रीम एंड दीज बाइनरी स्ट्रीम्स आर टू बी सेंट टू द रिसीविंग साइड। फिजिकल कम्युनिकेशन मीडिया के ऊपर डेटा को ट्रांसमिट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल लेयर की।
अगर आज से पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो वो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर कहीं से आपको इस टॉपिक की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में या ईमेल के जरिए से मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।